सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमईपीएल क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जबरदस्त वाला रिवीजन कर रहे हैं। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए और फटाफट से लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर लीजिए, क्योंकि आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11 का रिवीजन करेंगे। जबरदस्त वाला रिवीजन करेंगे, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आप लोग को। गजब गजब का मजा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 पे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10, ऑडिट प्रिंसिपल्स एंड ऑडिट टेक्निक। ऑडिट प्रिंसिपल्स एंड ऑडिट टेक्निक। ओके, व्हाट यू मीन बाय ऑडिट प्रिंसिपल्स? देखो भैया, 9 प्रिंसिपल्स है ऑडिट का। 9 प्रिंसिपल्स, जिसका हम लोग ने एब्रिविएशन निकाला डिस्कोपेयर, डी डॉक्यूमेंटेशन। इट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिटर विल प्रिपेयर एंड प्रिजर्व वर्किंग पेपर कंटेनिंग ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाइड एंड ऑडिट एविडेंस कलेक्टेड। क्या प्रोसीजर्स तुमने अप्लाई किया ऑडिट के लिए और क्या एविडेंस तुमने इकट्ठा किया अपना प्रोसीजर से। एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स किया है कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स किया है, जो भी किया, टेस्ट ऑफ रिजल्ट्स किया, कुछ भी किया, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस किया, कुछ भी किया आपने, जो प्रोसीजर्स आपने अप्लाई किया है वो प्रोसीजर्स का रिजल्ट क्या निकला, क्या एविडेंस आपने इकट्ठा किया, वो आपको बताना पड़ेगा। वो आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है। ऑडिटर मस्ट मेंटेन हिज इंटीग्रिटी बाय बीइंग ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। घूस घूस नहीं लेगा भैया ऑडिटर। ऑडिटर कभी घूस नहीं लेता है। ऑडिटर तो अपना काम एकदम ईमानदारी से करता है। ठीक है। ही शुड मेंटेन हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस रहेगा, इंडिपेंडेंट मेंटेन करेगा। एवरी टाइम द ऑडिटर शुड मेंटेन हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ फॉर्मिंग एन ओपिनियन। ठीक है। इंडिपेंडेंस रहेगा, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करेगा। ठीक है। स्किल एंड कंपिटेंस। ऑडिटर शैल कंडक्ट द ऑडिट विद ड्यू स्किल एंड केयर। ड्यू स्किल एंड केयर होना चाहिए। स्किल के बिना तो कोई भी काम नहीं है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑडिटर कैन नॉट लीक द कॉन्फिडेंशियलिटी एट एनी कॉस्ट। यूजिंग वर्क ऑफ अदर, अदर ऑडिटर का भी वर्क कर सकता है यूज। उसके बाद कोई पुराना इंटरनल ऑडिटर का वर्क करना हो यूज, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का वर्क यूज करना हो, या फिर एक्सपर्ट का कोई वर्क यूज करना हो, वो सारा काम कर सकता है। ठीक है। प्लानिंग, क्या करना, प्लान करना। ऑडिटर शुड प्लान द वर्क बिफोर। ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिट पहले प्लान करना पड़ेगा, तभी तो ऑडिट कंडक्ट करेगा ना। ठीक है। ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करने के लिए क्या करेगा, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करेगा। ठीक है। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करेगा। इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम विल बी चेक्ड बाय द ऑडिटर। इंटरनल कंट्रोल भी चेक करेगा, अकाउंटिंग सिस्टम भी चेक करेगा। ठीक है। एंड रिपोर्ट बनाएगा। क्या करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, कंक्लूजन देगा, मैनेजमेंट को रिपोर्ट बना के देगा। फिर फॉलोअप भी करेगा कि क्या तुम लोग ने फॉलो किया, तुम लोग ने जो रिपोर्ट हम लोग ने बनाया वो तुमने ठीक से देखा कि ठीक से उसको प्लान को आपने अध्ययन किया कि नहीं, क्या एक्शन लिया गया मैनेजमेंट से द्वारा। ठीक है। ठीक है। तो डिस्कोपेयर, डिस्कोपेयर डी से चालू होता है। डॉक्यूमेंटेशन, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, स्किल, डिस्को, सीओ, कॉन्फिडेंशियलिटी, यूजिंग वर्क ऑफ अदर्स, ओ अदर्स। ठीक है। प्लानिंग, प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग, ऑडिट एविडेंस, इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिटिंग, इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, एंड रिपोर्टिंग एंड ऑडिट कंक्लूजन, रिपोर्टिंग एंड ऑडिट कंक्लूजन। तो ये क्या है, डिस्कोपेयर। ये क्या एब्रिविएशन है आपका, एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, क्या किस चीज का, एक्रोनिम है, ऑडिट प्रिंसिपल्स का। वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग, तो बार बार प्रिंसिपल्स पूछता है और ये सारा प्रिंसिपल्स लिख के आना है। अब आ जाएंगे ऑडिट टेक्निक के ऊपर। ऑडिट टेक्निक, प्रिंसिपल्स क्या मतलब, क्या क्या चीज देखना है भैया तुमको, क्या क्या चीज ध्यान में रख के चलना है ऑडिट करते वक्त। अब ऑडिट टेक्निक कैसे करेंगे, ऑडिट होता कैसे, टेक्निक क्या है। सबसे पहले एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड। ऑडिटर विल इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, स्टैट्यूटरी रजिस्टर, वाउचर्स एटसेट्रा टू गेट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इकट्ठा करने के लिए क्या करेगा, एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स को चेक करेगा, रिकॉर्ड्स को क्या करेगा, चेक करेगा। इंक्वायरी करेगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेने के बाद, डॉक्यूमेंट्स एविडेंस लेने के बाद इंक्वायरी, फेस टू फेस, वर्बल वर्बल कंफर्मेशन लेगा, इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन करेगा। ऑडिटर शैल सीक इंफॉर्मेशन which is called inquiry and then cross check the information with other audit evidence collected which is called confirmation। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिला उसको कंफर्म करने के लिए इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन करेगा, इंक्वायरी करके उसको कंफर्म करेगा। ठीक है, समझ में आया। तो इंक्वायरी कंडक्ट होगा, फिर उसको क्रॉस चेक करके क्या करेगा, क्रॉस चेक करके कंफर्मेशन मिलेगा। ठीक है। फिर कंप्लायंसेस, ऑडिटर शैल ऑब्जर्व इंटरनल कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करने के लिए क्या करेगा, कंप्लायंसेस चेक करेगा, इंटरनल कंट्रोल कंप्लायंसेस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को चेक करेगा। ठीक है। फिर ऑडिटर शैल कंडक्ट शैल टेस्ट द इफेक्टिवनेस एंड कंप्लायंसेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल इज वर्किंग इफेक्टिवली और नॉट, उसको चेक करेगा, वेदर द इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करता है और वो इफेक्टिवली चल रहा है कि नहीं, वो चीज को भी देखेगा। ठीक है। कंप्यूटर टेक्निक को यूज करेगा। कंप्यूटर टेक्निक मतलब कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल्स को चेक करेगा, यूज करेगा, सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करेगा। ऑडिट करने के लिए क्या अलग अलग सॉफ्टवेयर को यूज करेगा। ठीक है। सब्सटैंटिव टेस्ट करेगा। सब्सटैंटिव, एक बार आपने डॉक्यूमेंट को कलेक्ट कर लिया, प्रिलिमिनरी टेस्टिंग हो गया, आप उसका क्या करेगा, डिटेल्ड एनालिसिस करेगा, पोस्टमार्टम एनालिसिस करेगा। ऑडिटर शैल परफॉर्म द फॉलोइंग टेस्ट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा। जो डेटा है वो एक्यूरेट है कि नहीं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स देखा जाएगा और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियोज एंड ट्रेंड्स, हिस्टोरिकल ट्रेंड एनालिसिस करेगा। ठीक है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स करेगा, एनालिटिकल प्रोसीजर्स करेगा, ये सब चीज करेगा। ठीक है। एक्सपर्ट एंड अदर ऑडिटर, ऑडिटर शैल यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर
ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर का वर्क को यूज करेगा, ठीक है। एक्सपर्ट ओपिनियन भी सीख कर सकता है, एक्सपर्ट ओपिनियन भी सीख कर सकता है, ओके। ओके, एनालिटिकल प्रोसीजर्स करेगा, की रेशियोज एंड ट्रेंड को यूज करेगा, की रेशियो एंड ट्रेंड को यूज करेगा, इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड के संग हम लोग कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये चीज चेक करेगा। ऑडिट सैम्पलिंग का यूज होगा, पूरा एक संग जितना भी डेटा है उसको चेक नहीं करेगा ना, एक संग रैंडम सैम्पलिंग कलेक्ट करेगा, ठीक है। ऑडिटर शैल परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर सैंपल, ठीक है, रेदर देन अ होल ट्रांजेक्शन। होल ट्रांजेक्शन को देखने में वाउचिंग जब वेरिफिकेशन करेगा, सारा एक एक ट्रांजेक्शन का नहीं करेगा, सैंपल कलेक्ट करके सैंपल पे टेस्ट निकाल के फिर उसके जजमेंट देगा, उसके हिसाब से अपना उसका ऑडिटिंग करेगा, फ्रॉड को डिटेक्ट करने का कोशिश करेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड, इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन करेगा, कंप्लायंसेस चेक करेगा, कंप्लायंस टेस्ट करेगा, और कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक को यूज करेगा, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स यूज करेगा, सब्सटैंटिव टेस्ट करेगा, एक्सपर्ट एंड ऑडिटर का भी यूज कर सकता है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स करेगा, ऑडिट सैम्पलिंग करेगा, ठीक है, ऑडिट सैम्पलिंग करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन। ऑडिट स्टार्ट करने के पहले प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन क्या होता है? व्हाट आर द प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन? दिस इज द मोस्ट एसेंशियल स्टेप इन ऑडिट प्रोसीजर, दिस इज द मोस्ट एसेंशियल स्टेप इन द ऑडिट प्रोसीजर। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग टू ensure that the audit is conducted efficiently and effectively, टाइमली कंप्लीट हो जाना चाहिए और क्वालिटी होना चाहिए ऑडिट का वर्क में, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, तभी आप ऑडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन में क्या आता है? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंटिटी। ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई क्लाइंट्स, ऑपरेशन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द क्लाइंट एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एटसेट्रा, ओके। असेसिंग द रिस्क, रिस्क क्या क्या है? तुम क्लाइंट का ऑपरेशन देख लिया, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देख लिया, अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पता चल गया कौन कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, अगर ये लॉ को मैं फॉलो नहीं करता हूँ कितना पेनल्टी लगेगा, ये सब ऑडिटर, ये सब क्या करेगा? ऑडिटर डिटरमाइन करने का चेक करेगा, ठीक है। रिस्क एसोसिएटेड विद द क्लाइंट ऑपरेशन, भैया अगर मैं कोई कंपनी हो जो मेडिसिन बना रहे, तो मेडिसिन में प्रॉब्लम है ना, अगर हम लोग ने एफडीए का गाइडलाइंस फॉलो नहीं किया, अगर हम लोग ने इंडियन गवर्नमेंट का गाइडलाइंस फॉलो नहीं किया, तो हम लोग का क्या हो सकता है? हम लोग का ड्रग को हटा सकता है, कंपनी को बैन किया जा सकता है। तो ये टेस्टिंग हो रहा है कि नहीं प्रॉपर्ली, ये सब चीज को चेक करेगा ना। तो क्लाइंट का ऑपरेशन से क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है, एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी चेक करेगा, एज पर इंड एस क्या क्या उसके ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। ऑडिटर शैल आल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड होने का चांस कितना है ये भी देखेगा, उसका बुक्स एंड ऑपरेशन से रिकॉर्ड से चेक करने का ट्राई करेगा। फिर उसके बाद ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिट प्लान बनाएगा। द ऑडिटर शैल डेवलप एन ऑडिट प्लान दैट हाईलाइट द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, पूरा एक ऑडिट प्लान बनाएगा। ऑडिट प्लानिंग में हम लोग पढ़ेंगे, ऑडिट प्लान पूरा बनाना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑडिट असाइन करेगा, ऑडिटर क्या करेगा? असाइन करेगा अपना अपना टीम को अलग अलग काम के लिए। ऑडिटर शैल असाइन ऑडिट टीम बेस्ड ऑन देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, मेरा टीम में अगर मान लो जिसको सबसे अच्छा नॉलेज है उसको सबसे डिफिकल्ट, सबसे कॉम्प्लेक्स वाला काम दूंगा, और जो ईजी वाला काम है जैसे वाउचिंग वेरिफिकेशन का काम है, कोई इंटरनल को, ऑडिटर को, कोई अपना इंटर्न को दे दूंगा, ठीक है। कम्युनिकेटिंग विद द एंटिटी, ऑडिटर शैल डिस्कस विद द मैनेजमेंट द ऑडिट प्लान, ऑडिट प्लान पूरा डिस्कस करेगा। प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंस, प्रोसीजर्स एंड प्रोग्राम, क्या प्रोसीजर्स क्या प्रोग्राम रहेगा, पूरा ऑडिट प्रोग्राम अपना डिस्कस कर लेगा। किससे? एंटिटी से, कि मैं देखो इतना तारीख को ऑडिट करूंगा, ये चीज ऑडिट करूंगा, ये टीम मेंबर को भेजूंगा, पूरा डिस्कशन करेगा अपना एंटिटी के संग, ठीक है। फिर उसके बाद एक ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाएगा। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? ऑडिट प्रोग्राम मतलब कौन सा तारीख को कौन सा आदमी क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, वो पूरा एक डायरी टाइप का डेट वाइज मेंशन किया रहेगा, ठीक है। ओके, तो ऑडिटर शैल डेवलप अ प्रोग्राम दैट हाईलाइट स्पेसिफिक प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय स्पेसिफिक टीम मेंबर एट अ स्पेसिफिक टाइम, दैट इज द रूटीन ऑफ द ऑडिट। पूरा रूटीन क्या ऑडिट का बना के दे दिया जाएगा कि भैया ये देखो स्टॉक ऑडिट करूंगा मैं 1 तारीख को, स्टॉक ऑडिट करूंगा मैं 1 तारीख को, और दीपक अग्रवाल आएंगे आपका ऑडिट करने के लिए, ठीक है। दीपक अग्रवाल आएंगे। फिर उसके बाद मैं 15 तारीख को आऊंगा, 15 तारीख को मैं आपका पूरा फाइनेंशियल देखूंगा, बैलेंस शीट, पीएल, ये सब देखूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मान लो कोई फिक्स्ड एसेट देखने आएगा तो फिक्स एसेट का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, ये आदमी आएगा। तो ये सारा ऑडिट का पूरा प्रोग्राम बताया जाएगा अपना क्लाइंट को, और वो क्लाइंट उस हिसाब से प्रिपेयर्ड रहेगा, ओके। फिर उसके बाद जो भी एविडेंसेस इकट्ठा करा जाएगा वो एक ऑडिट फाइल में मेंशन किया जाएगा, ऑडिट फाइल में रखा जाएगा। ऑडिट फाइल में पूरा प्लान भी रहेगा, प्रोसीजर्स भी रहेगा, प्रोग्राम भी रहेगा, एंड एविडेंसेस जो जो इकट्ठा रह रहा है वो भी एक ऑडिट फाइल में रहेगा। एक फाइल मतलब एक नोटबुक रहता है, वहां पे सारा डिटेल रहता है। ड्यूरिंग द ऑडिट भी वो काम आता है, बाद में अगर कोई ऑडिट होना है तो भी वो काम आता है रेफरेंस के लिए। किसके लिए? रेफरेंस के लिए काम में आता है, ओके। अब देखिए ऑडिट करते वक्त अलग अलग टेक्निक का यूज होता है, जैसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या रहता है? लिस्ट ऑफ क्वेश्चन रहता है, उसमें आपको यस नो का आंसर देना पड़ेगा या फिर नॉट एप्लीकेबल करना पड़ेगा, टिक मारना पड़ता है। उसके बेसिस पे क्या करेगा ऑडिटर? अपना डिसीजन लेगा कि हाँ ये ठीक है कि नहीं। अगर ऑडिटर पूछ रहा है भैया तुम्हारा कंप्यूटर ठीक से प्रिंट आउट करता है कि नहीं करता है, तो तुमको यस नो या फिर नॉट एप्लीकेबल करना है। अगर तुम्हारा ऑफिस में कंप्यूटर यूज नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल कर दो। अगर यस है, कंप्यूटर है तुम्हारा ऑफिस में, तो यस कर दो, ठीक है। प्रिंटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस कर दो। तो वही है, इट इज अ यूजफुल वे टू गैदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जो तुम्हारा इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल, बुक्स ऑफ अकाउंट ये सब तो तुम देख ही रहे, साथ साथ अगर तुमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानना है तो ये दे दो। क्या तुम लोग ने एम्प्लॉय, क्या तुम्हारा कोई एम्प्लॉय अभी छोड़ के गया है रिसेंटली?
यस नो ये सब कर दो आंसर, ठीक है। इट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रेलिवेंट टू द इंटरनल कंट्रोल ऑफ द क्लाइंट। इंटरनल कंट्रोल जो बनाया गया है मैनेजमेंट द्वारा, वो अगर उसमें इंटरनल कंट्रोल वर्किंग इफेक्टिवली है कि नहीं, एफिशिएंटली वर्क कर रहा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए क्वेश्चन का यूज होता है, ठीक है। इट विल हैव द फॉलोइंग थ्री ऑप्शन, इंडिकेट सेटिस्फैक्ट्री, यस मतलब इंडिकेट सेटिस्फैक्ट्री, नो मतलब वीकनेस है इंटरनल कंट्रोल में, नॉट एप्लीकेबल मतलब नॉट एप्लीकेबल इन आवर कंपनी, ओके। क्लाइंट विल हैव टू टिक एनी ऑफ द थ्री ऑप्शंस ऑफ एवरी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का थ्री ऑफ द ऑप्शंस एनी क्वेश्चन को क्लिक करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। द क्लाइंट में बी आस्क्ड बाय द ऑडिटर टू गिव रीजंस फॉर द आंसर, रीजन भी दो आंसर में, यस और नो, और साथ साथ रीजन भी दो क्यों तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो रीजन भी दो, ओके। फॉलोइंग फैक्टर्स शैल बी कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द क्वेश्चनर, क्वेश्चनर बनाने के लिए जो ऑडिटर को क्या क्या क्वेश्चन को फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारा ऑडिटर का प्लान क्या है, ऑडिट का प्लानिंग पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। देयर मस्ट बी अ प्लान, क्वेश्चनर खाली ऐसे ही नहीं आया यार चलो आज केबीसी खेलते हैं, नहीं ऐसे नहीं होता है ना भैया, प्लान रहना तो है, प्लान के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। तो अगर ऑडिटर का क्या प्लान है, क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पहले से डिसाइडेड रहना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्वेश्चनर, ठीक है। टाइमलाइन होना चाहिए रिस्पॉन्सेज का, मतलब ये नहीं कि यार 2 महीना बाद आंसर देंगे, ऐसे नहीं, टाइमलाइन होना पड़ेगा कि भैया तुमको 2 दिन में आंसर देना पड़ेगा सारा क्वेश्चनर का, बताना पड़ेगा उसको। एनालाइज करना पड़ेगा रिस्पॉन्सेज को, ये नहीं कि भैया जो आंसर आया बस फेंक दिया, ऐसे नहीं भैया, एनालाइज करो रिस्पॉन्सेज को, क्या करो एनालाइज करो बेस्ड ऑन द एविडेंस, जो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इंक्वायरी जो किया है तुम्हारे से, तुम्हारे पास जो एविडेंस है उससे गैदर करने का, एक्स्ट्रा एविडेंस गैदर करने का ट्राई करो। फिर उसके बाद फॉलो अप इंटरव्यू करो, अगर मतलब तुमको लग रहा है कि नहीं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर मैं मांगूंगा तो मेरा काम और अच्छा हो सकता है, मेरे को और इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, तो और फॉलो अप इंटरव्यू लो और फिर रिपोर्ट बना के दो कि इस इंटरव्यू से क्या फायदा हुआ, क्या इंपैक्ट हुआ ये क्वेश्चन का तुम्हारा एविडेंस के ऊपर, एविडेंस बहुत अच्छा हो गया कि एविडेंस से कोई फर्क नहीं पड़ा क्वेश्चन से, ओके ओके ओके। अब देखो इंटरव्यू भी हो सकता है, क्वेश्चनर होता है, क्वेश्चन में खाली क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है, अब इंटरव्यू किया जा सकता है, 1-to-1 इंटरव्यू भी हो सकता है, फिर उसके बाद कंफर्मेशन किया जाता है, अलग अलग तरीके का इंटरव्यू होता है। एक सबसे पहला होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन में क्या होता है ना, क्लाइंट क्लाइंट ऑडिटर क्या करेगा, क्लाइंट का पूरा ऑपरेशंस के बारे में एक प्रेजेंटेशन देगा, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। क्या बोलता है ओरिएंटेशन, ठीक है। इट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन एंड इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर एक पीपीटी बना के लेके आएगा और पूरा क्लाइंट के सामने, टॉप मैनेजमेंट के सामने वो दिखाएगा पीपीटी, ठीक है। टू मेक द ऑडिटर एंड द ऑडिट टीम अवेयर ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, तो उसमें क्लाइंट भी बैठा रहेगा, ऑडिट टीम भी बैठा रहेगा, वो देखेगा कि क्लाइंट का क्या बिजनेस है, एक पूरा पीपीटी बना हुआ रहेगा, ठीक है। इट कैन बी गिवन बाय द क्लाइंट इटसेल्फ और बाय एन ऑडिट टीम मेंबर, ऑडिट टीम भी दे सकता है या फिर क्लाइंट खुद भी दे सकता है। ओरिएंटेशन मतलब क्लाइंट के बिजनेस के बारे में अवेयरनेस देना, ओके। अब एग्जामिनेशन, ऑडिट टीम विल एग्जामिन वेरियस स्टाफ मेंबर्स एंड मैनेजमेंट, एक एक स्टाफ मेंबर का मैनेजमेंट का क्या होता है एग्जामिनेशन भी हो सकता है, एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो तुमको लग रहा है कि ऑफिस में, अगर मान लो तुम्हारे ऑफिस में कोई चोरी हुआ है, तो अलग अलग मेंबर लोग से, अलग अलग टीम मेंबर से, स्टाफ से पूछा जाएगा कि यार ये कितना बजे आता था ऑफिस, इसका कोई बिहेवियर में चेंज हुआ था क्या, नया कोई गाड़ी वाड़ी लिया है क्या, कपड़ा रोज नया पहन के आता था क्या, खाने में क्या लेके आता था, तो इससे क्या पता चलता है बिहेवियरल एस्पेक्ट पता चलता है उस आदमी का, जो आदमी ने चोरी किया है, ठीक है। रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट विल ऑल्सो भी इंस्पेक्टेड, डॉक्यूमेंट को भी इंस्पेक्ट किया जाएगा, रिकॉर्ड को भी इंस्पेक्ट किया जाएगा, मैनेजमेंट से इंटरव्यू लिया जाएगा। फिर देखो कंफर्मेशन, ओरिएंटेशन हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, अब कंफर्मेशन। ऑडिटर शैल क्रॉस चेक द ऑडिट एविडेंस ऑलरेडी गैदर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट, जो कोर्स ऑफ द ऑडिट में अगर उसने कोई एविडेंसेस इकट्ठा किया है बाय एनालिटिकल प्रोसीजर्स, बाय सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, जो भी तुमने अगर एविडेंसेस इकट्ठा किया बुक्स एंड रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करके, या तुमने इंक्वायरी और कंफर्मेशन लेके जो तुमने अगर इन एविडेंसेस इकट्ठा किया, उसको क्या करेगा, उस एविडेंस को क्रॉस चेक करेगा बाय इंटरव्यूइंग एक्सटर्नल पार्टीज, बाहर का आदमी लोग को ये बुला बुला के क्या करेगा, इंटरव्यू लेगा, ठीक है। दे विल सपोर्ट, इट विल सपोर्ट द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन, जो एविडेंस तुमको इंक्वायरी करके अंदर से मिला ऑर्गेनाइजेशन को, उसको बाहर से भी ट्राई करेगा कंफर्म करने का। मतलब हो सकता है अगर बोलेगा कि हाँ इसका बिहेवियर में चेंज हुआ, इसने नया गाड़ी खरीदा है, तो क्या गाड़ी उसने लोन पे लिया है, क्या खुद का पैसा दे के लिया, ये भी कंफर्म करना पड़ेगा ना, तो बाहर से कंफर्म करेगा, एक्सटर्नल पार्टीज लोग से कंफर्म करेगा, ओके ओके। देखो फिर ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट करने के लिए एप्लीकेबल लॉज को भी आइडेंटिफाई करेगा कि क्लाइंट का बिजनेस में क्या क्या लॉ एप्लीकेबल है, वो भी तो जानना जरूरी है ना। फॉर इंश्योरिंग द कंप्लायंसेस ऑफ एप्लीकेबल लॉ द कंपनी शुड हैव द फॉलोइंग, ठीक है। कंपनी इन्वेंट्री ऑफ एप्लीकेबल लॉ, कंपनी में क्या होना चाहिए, एक लिस्ट ऑफ लॉज बनना चाहिए कि मेरे कंपनी के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल, मेरे कंपनी के ऊपर कंपनी लॉ एप्लीकेबल है, कंपनी लॉ में कौन कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है, ठीक है, उसका कैसे कैसे कंप्लायंसेस करना है, पूरा इन्वेंट्री होना चाहिए। इन्वेंट्री ऑफ लॉज मतलब क्या क्या लॉ मेरे पास एप्लीकेबल है उसका लिस्ट होना। मेक एन इन्वेंट्री ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है। इन्वेंट्री मतलब कुछ नहीं, लिस्ट ऑफ लॉज जो तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। पब्लिश कंप्लायंस पॉलिसी, कंपनी के पास क्या होना चाहिए, पब्लिश कंप्लायंस पॉलिसी होना चाहिए टू सपोर्टेड
बाय द स्टैंडर्ड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस। ठीक है, कंपनी के पास एक पॉलिसी होना चाहिए कि यार ऐसे हम लोग को लॉ को कंप्लाई करना पड़ेगा, लेटर एंड स्पिरिट से कंप्लाई करना पड़ेगा, और एक मैनेजमेंट होना चाहिए जो पूरा कंप्लायंसेस को चेक कर रहा है। ठीक है, स्टाफ को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कम्युनिकेट विद द टीम द रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन ऑन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। ठीक है, कंप्लायंसेस को हमको कैसे करना है, डे टू डे करना है कि नहीं करना है, पूरा टीम के संग जो कंप्लायंसेस पूरा मैनेज कर रहा है उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, मिनट्स एंड एजेंडा शुड शेयर रिलेटेड एजेंडा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग एटसेट्रा, जितना भी मिनट्स हो रहा है, मीटिंग्स हो रहा है, उसका एजेंडा भी शेयर करना पड़ेगा। इंटरनल रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस, इंटरनल रिपोर्ट रिगार्डिंग वेरियस एप्लीकेबल लॉज, एक इंटरनल रिपोर्ट भी बनना चाहिए कि तुम्हारे कंपनी के ऊपर क्या क्या लॉ एप्लीकेबल है और तुमने कितना कंप्लाई किया है। ठीक है, और कंप्लायंस को असिस्ट करना चाहिए मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है, तो कंपनी के जिस कंपनी में तुम्हारा जिस कंपनी जो भी आदमी कंपनी हो कोई भी रन कर रहा है उसके ऊपर ये उसको अगर लॉ के संग कंप्लाई करना है तो उसको ये सारा चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले इन्वेंटरी ऑफ एप्लीकेबल लॉ होना चाहिए, पब्लिश्ड कंप्लायंस पॉलिसी होना चाहिए, कम्युनिकेशन चलना चाहिए, टीम मेंबर लोग के संग कम्युनिकेटेड रहना चाहिए, मिनट्स और एजेंडा को शेयर करना चाहिए सबके संग, इंटरनल रिपोर्ट होना चाहिए कंप्लायंस का कि तुम लोग क्या क्या कंप्लायंसेस कर रहे हो, एज पर लॉ, एज पर रूल्स, एज पर रेगुलेशन कर रहे हो कि नहीं, और उसका असेसमेंट भी करना चाहिए मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है, और एक मास्टर चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को ऑडिट करते वक्त एक मास्टर चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा। ऑडिट करने के लिए पूरा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा ना कंपनी का ऑपरेशंस का। ठीक है, ऑडिट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा ओनली, इट इज रैदर इट इज अ पोस्टमार्टम ऑफ कंपनीज ऑपरेशन, पूरा कंपनी का ऑपरेशन का पोस्टमार्टम एनालिसिस होता है। ठीक है, ऑडिटर शैल क्रिएट अ मास्टर चेकलिस्ट to ensure that no area of the client audit is missed, एक मास्टर चेकलिस्ट बनाएगा जिसके कारण जिस चेकलिस्ट से एक चेकलिस्ट में ये रहेगा, ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, पूरा एक चेकलिस्ट रहेगा, और पूरा चेकलिस्ट में सारा ऑपरेशन सारा चीज को उसको टिक करना पड़ेगा कि मैंने ये चेक कर लिया, मैंने ये चेक कर लिया, ऐसे करके रहेगा, ये चीज रहेगा चेक बॉक्स रहेगा, ये चीज रहेगा चेक बॉक्स रहेगा, तो इसको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक मास्टर चेकलिस्ट रहेगा जिसमें वो कोई भी चीज को छोड़ेगा नहीं, कोई भी चीज को छोड़ेगा नहीं। ठीक है, फॉलोइंग आर द कंटेंट ऑफ मास्टर चेकलिस्ट। ठीक है, अगर एंटिटी ऑपरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन को चेक करना है, क्या करना है, एंटिटी को ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइजेशन को अगर चेक करना है तो क्या क्या चीज चेक करेगा, क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, व्हाट इज द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड एंड सर्विसेज डिलीवर्ड, तो ये चीज को चेक करेगा ऑडिटर। क्या करेगा, क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्या सर्विस को डिलीवर कर रहा है, स्टेटस क्या है कंपनी का, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेक करेगा, प्रोमोटर्स का डिटेल चेक करेगा, सब्सिडरी का डिटेल चेक करेगा, केएमपीज का डिटेल चेक करेगा, की मैनेजरियल पर्सन कौन कौन है। ठीक है, ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज को चेक करेगा, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है उसके हिसाब से, अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन को चेक करेगा, ज्योग्राफिकल लोकेशन चेक करने के बाद क्या होगा कि उस लोकल एरिया का क्या रूल्स रेगुलेशंस उसके ऊपर लगता है, डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स भी चेक करेगा, डिटेल्स ऑफ ऑडिट कमेटी को देखेगा कि ऑडिट कमेटी कौन है, ऑडिट ऑब्जर्वेशंस ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछला साल का जो ऑब्जर्वेशन है उसको भी चेक करेगा। तो इससे क्या पता चलेगा, एंटिटी का ऑपरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स भी चेक करेगा, ऑडिटर शैल चेक वेदर द क्लाइंट हैज गिवन प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं, चेक करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर डिस्क्लोजर दे रहा है कि नहीं। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स बना हुआ है कि नहीं, बोर्ड रिपोर्ट देखेगा कि बोर्ड रिपोर्ट में भी सारा चीज डिस्क्लोज है कि नहीं, एनुअल रिटर्न में क्या क्या डिस्क्लोजर दिया हुआ है, स्टैट्यूटरी रजिस्टर मेंटेन कर रहा है कि नहीं, और जितना भी फाइलिंग्स है रेगुलेटरी अथॉरिटी के संग उसको भी चेक करेगा। ठीक है, ऑडिटर शैल चेक ऑल्सो चेक वेरियस लिमिट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एटसेट्रा। ठीक है, जितना भी लिमिट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारा चीज को चेक किया जाएगा, सारा चीज को चेक किया जाएगा, जितना भी फाइलिंग्स कर रहा है तुम रजिस्टर के संग, जितना भी चेक कर रहा है सारा फाइलिंग्स को देखेगा, ऑल रेगुलेटरी फाइल, नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल फाइलिंग्स। ओके, रेगुलेटरी एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, एवरी कंपनीज लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट डिफर्स ऑन द बेसिस ऑफ, हर एक कंपनी का अलग अलग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स। क्या क्या एस्पेक्ट्स है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर कंपनी छोटा है तो उसके ऊपर कम रूल लगेगा, बड़ा है तो ज्यादा रूल लगेगा, नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की क्या टाइप का नेचर, क्या उसका एक्टिविटी क्या है, टाइप ऑफ द कंपनी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, कौन सा टाइप ऑफ कंपनी है। ठीक है, टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कौन सा एक्टिविटी रन कर रहा है, अगर वो मेडिसिन बना रहा है तो उसके ऊपर ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन लगेगा, अगर वो डिफेंस सेक्टर में है तो ज्यादा रूल्स लगेगा, गवर्नमेंट का ज्यादा उस पर वो रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए टूरिज्म कंपनी है तो टूरिज्म वाला रूल लगेगा, अलग अलग तरीके का रूल लगेगा। इंडस्ट्री, कौन से इंडस्ट्री में वो काम करता है, जूट इंडस्ट्री है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, किस में काम कर रहा है वो, ज्योग्राफिकल लोकेशन का है, अलग अलग रूल्स एंड लॉज एप्लीकेबल जो है वो चेंज हो जाता है, ये सारा फैक्टर्स को लेके कि साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टाइप ऑफ द कंपनी क्या है, टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या है, इंडस्ट्री कौन सा इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है, या ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या क्या है। ठीक है, ऑडिटर शैल एंश्योर दैट इट हैज टेकन इनटू कंसीडरेशन द बेसिस फैक्टर टू फाइंड आउट द एप्लीकेबल लॉ, कौन कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, ये सारा फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही ऑडिटर ट्राई करेगा फाइंड करने का। ओके, मैटर ऑफ द शेयर होल्डर एंड पब्लिक इंटरेस्ट, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट का और पब्लिक का इंटरेस्ट का क्या क्या मैटर्स है उसको भी आइडेंटिफाई करने का चेक करेगा। द ऑडिटर शैल चेक हाउ मच इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर एंड पब्लिक हैज बीन मेंटेन्ड बाय द कंपनी, कंपनी जितना भी अपना डिसीजन ले रहा है, कॉर्पोरेट एक्शन ले रहा है, वो पब्लिक का और शेयर होल्डर का इंटरेस्ट देख के ले रहा है कि नहीं। ठीक है, इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितना भी डिस्क्लोजर दे रहा है पब्लिक का इंटरेस्ट को देख के कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि और अपॉइंट कौन करता है भैया, शेयर होल्डर ही तो अपॉइंट करता है ना, तो जितना भी CSR एक्टिविटी है, डिविडेंड कितना पे आउट कर रहा है, डिस्क्लोजर्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोनस अगर इशू कर रहा है तो ध्यान में
देख के करेगा कि पब्लिक का इंटरेस्ट मेंटेन कर रहा है कि नहीं और शेयर होल्डर लोग का इंटरेस्ट मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। रिव्यू ऑफ द कंट्रोल इन्वायरमेंट, इंटरनल कंट्रोल देखेगा, कंट्रोल इन्वायरमेंट देखेगा कि वेदर द इंटरनल कंट्रोल्स आर वर्किंग, रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल्स आर वर्किंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली और नॉट। ओके ओके, ठीक है। तो क्या क्या ऑडिटर शुड चेक द फॉलोइंग, ऑपरेशनल एंड एनवायरनमेंट एंड कल्चर, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट एंड कल्चर, जो ऑपरेशंस एनवायरनमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में जो आदमी लोग हैं वो लोग मोटिवेटेड है कि नहीं काम करने के लिए, एबिलिटी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट टू कंट्रोल, टॉप मैनेजमेंट सही में बिजनेस को कंट्रोल कर पा रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जो हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन वो प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है। असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसको क्या अथॉरिटी दिया गया है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुपरविजन हो रहा है कि नहीं, सीनियर मैनेजमेंट का कितना कंट्रोल है, ये पूरा चीज हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है, पूरा चीज देखना पड़ेगा। ओके, समझ में आया। ये एक मास्टर चेकलिस्ट होता है, अलग अलग चीज देखने के लिए अलग अलग चेकलिस्ट बनाया हुआ है, अलग अलग बात का ध्यान में हम लोग को रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर। व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट वर्किंग पेपर? ऑडिट वर्किंग पेपर आर द डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर एंड रिटेन्ड बाय हिम इन कनेक्शन विद द ऑडिट, ठीक है। दीज आर द डॉक्यूमेंट जो ऑडिट प्रिपेयर कर रहा है और रिटेन करके रखा है इन कनेक्शन विद ऑडिट, जैसे ऑडिट प्लान क्या रहेगा, प्रोसीजर्स क्या रहेगा, प्रोग्राम क्या रहेगा, क्या एविडेंसेस इकट्ठा करेगा, सब उसमें रहता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में रहता है, ठीक है। वर्किंग पेपर आर द प्रूफ दैट, ये एक प्रूफ है कि ऑडिट वाज कंडक्टेड प्रॉपर्ली, बिकॉज प्लान भी बनाया गया था, प्रोसीजर्स भी था, प्रोग्राम भी था, एविडेंस भी इकट्ठा किया था, तो एक प्रूफ है कि ऑडिट वाज कंडक्टेड प्रॉपर्ली। दैट द ऑडिट वाज कैरिड आउट, ऑडिट हुआ भी था कि नहीं हुआ था, ये वर्किंग पेपर से पता चल जाएगा। ऑडिट वाज एडिक्वेटली सुपरवाइज्ड, जो तुम्हारा ऑडिट टीम था प्रॉपर सुपरविजन में कंट्रोल में ऑडिट किया है, ठीक है। और एप्रोप्रिएट रिव्यू वाज अंडरटेकन, ऑडिट वर्किंग पेपर का रिव्यू हुआ कि था कि नहीं हुआ था, वर्किंग पेपर का रिव्यू भी करना पड़ता है, तो रिव्यू हुआ था कि नहीं हुआ था पता चलेगा, क्योंकि वर्किंग पेपर का रिव्यू भी उसमें लगा हुआ रहेगा। एविडेंस जो इकट्ठा किया था वो सफिशिएंट है कि नहीं, जो ओपिनियन ऑडिटर ने दिया ट्रू एंड फेयर व्यू, तो उसके लिए एविडेंस है कि नहीं उसमें कि ट्रू एंड फेयर व्यू है, तो ऑडिट सही में अगर कंडक्ट हुआ था, प्लान प्रोसीजर्स प्रोग्राम रहेगा सही में ऑडिट हुआ है, तो उसका रिव्यू भी उसका सफिशिएंट रहेगा ना, एविडेंस भी सफिशिएंट रहेगा, ठीक है, रिव्यू करने के लिए। ओके, वर्किंग पेपर में क्या क्या चीज इंक्लूड रहता है, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन द वर्किंग पेपर, ठीक है। प्लानिंग डॉक्यूमेंट एंड ऑडिट प्रोग्राम, प्लानिंग डॉक्यूमेंट रहेगा एंड प्रोग्राम भी रहेगा, रूटीन ऑफ ऑडिट भी रहेगा, क्वेश्चन रहेगा जो क्वेश्चन किया था, रिजल्ट ऑफ इंटरव्यू, कॉपीज ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी रहेगा, रिजल्ट ऑफ द कंट्रोल इन्वायरमेंट, बोला ना कंट्रोल इन्वायरमेंट का रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, जो अगर हिस्टोरिकल ट्रेंड एनालिसिस किया है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगा है, रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर वाउचिंग वेरिफिकेशन किया है उसका भी रिव्यू रहेगा, ठीक है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेज, मैनेजमेंट को अगर हम लोग ने कोई क्वेश्चन पूछा है उसका क्या रिस्पॉन्स है, क्वेश्चनर का क्या रिस्पॉन्स है, इन्फॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, कंपनी का क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज है उसका रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का डेटा भी रहेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन डेटा मतलब क्या करता है, क्या ऑपरेशन, ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, कंपनी का क्या नाम है, प्रीवियस ऑडिटर कौन था, ये सारा डिटेल। ओके ओके, ठीक है। नोट, स्कैन डॉक्यूमेंट कैन फॉर्म अ पार्ट ऑफ वर्किंग पेपर, स्कैन डॉक्यूमेंट को भी तुम वर्किंग पेपर का पार्ट बना सकता है, ठीक है। ऑडिटर कैन ऑल्सो यूज द मेथड ऑफ टिक मार्क एक्सप्लेनेशन एज अ पार्ट ऑफ वर्किंग पेपर, टिक मार्क भी कर सकता है, एक्सप्लेनेशन भी यूज कर सकता है, ठीक है। क्रॉस रेफरेंसिंग का भी यूज कर सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस रेफरेंसिंग? इट इज अ टेक्निक यूज टू कंपेयर एंड मैच डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू एंश्योर द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। देखो क्या होता है ना, एक वर्किंग पेपर में क्रॉस रेफरेंसिंग भी कर सकता है तुम, एक पार्ट को दूसरा पार्ट से, एक वर्किंग पेपर को दूसरा वर्किंग पेपर से। जनरली द ऑडिटर यूजेस क्रॉस रेफरेंसिंग method to cross refer the audit procedures performed to the primary working paper to provide where a particular audit procedures were performed, ठीक है। अब अगर लिखा हुआ है स्टॉक ऑडिट के लिए लिखा रहेगा सी पेज नंबर 10 ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, तो यहाँ पे वर्किंग पेपर में हम लोग ने देख लिया, हाँ ऑडिट वर्किंग पेपर में लिखा हुआ है कि हाँ स्टॉक ऑडिट हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है जानने के लिए दूसरा बुक को देखो, ऑडिट प्रोसीजर्स वाला बुक को देखो, ठीक है। तो ऐसे करके क्रॉस रेफरेंसिंग टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा वर्किंग पेपर का बुक, तो वर्किंग पेपर में खाली इंडेक्स देके तुम दूसरा बुक को रेफर कर सकते हैं, क्रॉस रेफर कर सकता है, तो तुम क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किया उसको रेफर करने के लिए क्रॉस प्राइमरी वर्किंग पेपर से ऑडिट प्रोसीजर्स का वर्किंग पेपर को लिंक कर सकता है, लिंकिंग मेथड होता है ये, जैसे इंडेक्स होता है यार। ओके, प्राइमरी वर्किंग पेपर में कंटेन क्रॉस रेफरेंस टू अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड वर्किंग पेपर, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और डिफरेंट वर्किंग पेपर है तुम्हारा तो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। स्टैंडर्ड वर्किंग पेपर, कितना टाइप ऑफ वर्किंग पेपर होता है, ठीक है। जनरल फाइल होता है एक, तो जनरल फाइल इट विल कंटेन द ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम, इसमें ऑडिट प्रोग्राम रहेगा, ऑडिट प्लान रहेगा। वर्क फाइल क्या रहेगा, इट विल कंटेन द डिटेल ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाइड एंड ऑडिट एविडेंस कलेक्टेड, क्या क्या तुमने प्रोसीजर्स अप्लाई किया था और क्या क्या एविडेंस को इकट्ठा किया था उसमें रहता है वर्क फाइल में। फाइल फॉर फ्यूचर कंसिडरेशन मतलब विच विल कंटेन दोज मैटर्स रिलेटेड टू क्लाइंट विच वाज हेल्ड फॉर
विच विल हेल्प फॉर फ्यूचर यूज, विच विल हेल्प फॉर फ्यूचर ऑडिट। तो एक तरीके का फाइल होता है जनरल फाइल, उसमें क्या प्लान रहेगा और प्रोग्राम रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, तुम्हारा प्लान क्या और प्रोग्राम क्या है। एक होता है वर्क फाइल, जिसमें क्या रहेगा, ऑडिट प्रोसीजर्स तुमने क्या अप्लाई किया, ऑडिट एविडेंसेस क्या इकट्ठा किया। और एक रहता है फाइल फॉर फ्यूचर रेफरेंस, तो वो क्या करेगा, हेल्प करेगा, जो तुमको मान लो ऐसा चीज पता चला कि जो बाद वाला ऑडिट में काम आएगा, तो तुम उसको फ्यूचर वाला फाइल में रख लेगा कि हाँ ये हम आगे जब ऑडिट करेंगे तब उसमें यूज करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्किंग पेपर, दे आर परमानेंट ऑडिट फाइल रहता है और करंट ऑडिट फाइल रहता है। परमानेंट ऑडिट फाइल और करंट ऑडिट फाइल क्या होता है, परमानेंट ऑडिट फाइल कंटेन नॉन रेकरिंग मैटर विच जनरली डज नॉट चेंज एवरी ईयर। तो ये नॉन रेकरिंग मैटर रहता है जो चेंज नहीं होता है हर साल, परमानेंट रहता है, ठीक है। और करंट ऑडिट फाइल विल कंटेन मैटर विच जनरली चेंजेस एवरी ईयर, ठीक है। तो कंपनी का क्या चीज है जो चेंज नहीं होता है हर साल, नाम कंपनी का चेंज होगा, एड्रेस कंपनी का चेंज होगा, ऑडिटर तो हर साल चेंज हो सकता है, कंपनी का नाम नहीं चेंज होगा, पिछला साल का अगर कोई फाइनेंशियल डेटा है, पिछला पुराना कोई फाइनेंशियल डेटा है, वो चेंज नहीं होगा ना, ठीक है। तो ऑल स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन, स्टैट्यूटरी मतलब कंपनी के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस बेस्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, दैट इज एमओए, एओए, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ कंटिन्यूइंग इंपॉर्टेंस लाइक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर थोड़ा ना हर बार चेंज होता है, सेम रहता है, ठीक है। एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन एरिया ऑफ ऑपरेशंस, प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट, प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब तुम्हारा चेंज नहीं होगा, ये सब तुम्हारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। करंट वाले में क्या आएगा, अपॉइंटमेंट लेटर, इस साल का अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम, क्योंकि इस साल ही होगा ना ये सब, वाउचिंग का रिजल्ट, वेरिफिकेशन का रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, मैनेजमेंट के संग जो रिप्रेजेंटेशन हुआ वो सब। तो अभी का करंट वाला जितना भी ऑडिट एविडेंस रहेगा, ऑडिट प्रोसीजर रहेगा, वो करंट वाला फाइल में आएगा, पिछला साल का पिछला साल में आएगा, ठीक है, ओके। अब देखो ऑडिट वर्किंग पेपर बना है कि नहीं ठीक से, उसका भी रिव्यू होगा। ऑडिटर शैल रिव्यू ऑल वर्किंग पेपर टू एंश्योर दैट दे आर रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंसिंग। ऐसी कुछ भी चीज नहीं डाल देना उसमें, जो चीज ऑडिट के लिए एविडेंस के लिए जरूरी है खाली वही चीज डालना है। तो रिव्यू भी करना पड़ेगा, वर्किंग पेपर को क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा कि एविडेंस जो तुमने कलेक्ट किया है वो प्रॉपर है कि नहीं, और जो ऑडिट के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ठीक है। तो ऑडिटर शैल रिव्यू द फॉलोइंग, ये सारा चीज रिव्यू करना पड़ेगा। कंप्लायंस विथ वर्किंग पेपर गाइडलाइन, जो अभी हम लोग ने पढ़ा कि क्या क्या चीज रहेगा ऑडिट का वर्किंग पेपर में, वो कंप्लाई किया कि नहीं किया है। रिव्यू करना पड़ेगा अपना ऑडिट प्रोग्राम को, रिव्यू दी ऑडिट प्रोग्राम, रिव्यू करना पड़ेगा ऑडिट प्रोग्राम को, रिव्यू करना पड़ेगा ऑडिट प्रोसीजर्स को, मैनेजमेंट से डिस्कशन करना पड़ेगा। वर्किंग पेपर एडिक्वेटली डॉक्यूमेंटेड एंड कंक्लूजन इज रीच, वर्किंग पेपर को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ेगा, और कंक्लूजन तुमने जितना भी ऑडिट किया उसका कंक्लूजन रीच हुआ है कि नहीं, और रिव्यू रिपोर्ट को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। वर्किंग पेपर का जो रिव्यू बनेगा उसका रिपोर्ट जो बनेगा उसका रिपोर्ट को भी तुमको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, ओके। ऑल वर्किंग पेपर आर कॉन्फिडेंशियल एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर ओनली, किसी के संग तुम शेयर नहीं कर सकता वर्किंग पेपर, तुम्हारा ही है, ओके। वर्किंग पेपर शुड बी केप्ट इन एडिक्वेट कंट्रोल एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, अनऑथराइज एक्सेस से उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द वर्किंग पेपर शुड नॉट बी रिमूव्ड, सब्स्टिट्यूटेड और ऑल्टर्ड, जो भी इंफॉर्मेशन है वर्किंग पेपर में उसको रिमूव नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते बिना परमिशन के, ओके ओके, डन। यहां तक डन, यहां तक वर्किंग पेपर हम लोग का डन हो गया, वर्किंग पेपर हम लोग का यहां तक डन हो गया, ओके ओके। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट इवेंट्स एंड एक्शन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट इवेंट्स एंड एक्शन, ठीक है, हैविंग सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द कंपनी। अब देखो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, कुछ कुछ और कॉर्पोरेट इवेंट्स होता है जिसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है कंपनी के ऊपर, वो इवेंट्स को भी क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। कुछ ऐसा इवेंट हुआ है या एक्शंस लिया गया मैनेजमेंट के द्वारा जिसका क्या करेगा, जिसका इंपैक्ट होता है कंपनी के ऊपर, उसका कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है। चेंजेस इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में कोई चेंज हुआ है, अफेयर्स ऑफ द कंपनी में कोई चेंज हुआ है, एमओए में कोई चेंज हुआ है, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में कोई चेंज हुआ है, टॉप मैनेजमेंट अगर कंपनी का चेंज हुआ है, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन में कोई चेंज हुआ है, कैपेसिटी का अगर एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद सेल या डिस्पोजल ऑफ सब्सटैंशियल एसेट, कोई कंपनी का मेजर एसेट का अगर सेल हुआ है, ठीक है। रिवीजन हुआ है, क्रेडिट रेटिंग में कोई रिवीजन हुआ है कंपनी का, कोई डिबेंचर्स का या फिर स्टॉक का, ठीक है। ऑर्डर्स बाय एनी कोर्ट, अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर हुआ है कंपनी के अगेंस्ट में या कंपनी के फेवर में, मर्जर हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, अमलकमीशन हो रहा है, प्रोसीजर्स एजीएम और ईजीएम का क्या डिसीजन लिया जा रहा है वो सब, आउटकम ऑफ द मीटिंग ऑफ द पीओडी विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड, डिविडेंड अगर कोई पे आउट करेगा कंपनी, ठीक है, डिविडेंड अगर कोई पे आउट करेगा, बोनस देगा, आईपीओ एफपीओ के रिलेटेड कोई बोर्ड मीटिंग हुआ है, डीलिस्टिंग के लिए कोई बोर्ड मीटिंग हुआ है तो उसका आउटकम, ठीक है। चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कमिटी, जितना कमिटी एनआरसी एसआरसी एएमसी, ठीक है।
ओके, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, अगर कोई डेट का रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, एसेट्स का रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, फ्रॉड या डिफॉल्ट अगर कोई डायरेक्टर या एम्प्लॉय कोई फॉल्ट किया है, फिर एनी अदर एक्शन लाइकली टू हैव इंपैक्ट ऑन द बिजनेस ऑफ द कंपनीज, ठीक है। तो ये सारा इवेंट को भी आइडेंटिफाई करेगा ऑडिटर फ्रॉम वेरियस फाइलिंग, स्टैट्यूटरी फाइलिंग्स को चेक करेगा, स्टैट्यूटरी फाइलिंग्स को चेक करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड से ट्राई करेगा आइडेंटिफाई करने का, मिनट्स ऑफ द मीटिंग से चेक करेगा कि तुम्हारा ये कोई मेजर इवेंट्स को आइडेंटिफाई करेगा और चेक करेगा कि ये जो इवेंट्स है जिसका जो एक्शन है और उसका एक्शन एज पर लॉ एज पर प्रोसीजर्स हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए ऑडिट टेस्टिंग क्या होता है, टाइप ऑफ ऑडिट टेस्टिंग या ऑडिट टेस्टिंग मेथड। ओके, इंक्वायरी, कैसे कैसे टेस्ट कंडक्ट करता है, इंक्वायरी में आ जाएंगे। ऑडिटर शैल आस्क अबाउट वेरियस बिजनेस प्रोसेस फ्रॉम द डायरेक्टर्स एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस टू फॉर्म एन ओपिनियन। ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करने के लिए इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। क्या करेगा, इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, आस्क करेगा, क्वेश्चन आस्क करेगा डायरेक्टर्स लोग से, एम्प्लॉय लोग से, इन ऑर्डर टू फॉर्म एन ओपिनियन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, अंडर दिस मेथड द ऑडिटर शैल सी वेरियस टास्क, प्रोसीजर्स, मेथड, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा ऑफ द कंपनी। सारा टास्क को ऑब्जर्व करेगा। टास्क को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, मतलब जो प्रोसीजर्स हो रहा है, फैक्ट्री में मान लो प्रोडक्शन हो रहा है तो चेक करेगा, देखेगा कि ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब देखेगा। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन आ जाएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा। क्या करेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा। अंडर दिस मेथड द ऑडिटर शैल कंडक्ट फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस कंट्रोल ऑफ प्रोसेसेस बाय द कंपनी। वेरियस तुम्हारा प्रोसेस का क्या होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। फिर री परफॉर्मेंस भी होगा। अगर मान लो ऑडिटर इंक्वायरी से, ऑब्जर्वेशन से, इंस्पेक्शन से सेटिस्फाई नहीं होता है तो री परफॉर्मेंस कर सकता है। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करने के लिए क्या कर सकता है, रीजनेबल एश्योरेंस लेने के लिए कि हाँ कि तुम्हारा प्रोसेस ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऑडिटर खुद वो प्रोसेस परफॉर्म करेगा, ठीक है। ऑडिटर शैल एग्जीक्यूट द प्रोसेस हिमसेल्फ टू अंडरस्टैंड द एक्यूरेसी, एफिकेसी ऑफ द कंट्रोल। ओके ओके ओके, computer aided audit technique. Under this method the auditor uses software और technology to make his work easy. Softwares का भी यूज कर सकता है ये इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन एंड री परफॉर्मेंस ये सब करने के लिए। ओके ओके, अब ऑडिटर रिलायबिलिटी टेस्ट करेगा। क्या करेगा, रिलायबिलिटी टेस्ट कि कौन सा इंफॉर्मेशन कितना रिलायबल है, ठीक है। मोस्ट रिलायबल उस इंफॉर्मेशन को माना जाता है कि विच आर जनरेटेड आउटसाइड द कंपनी एंड इज केप्ट आउटसाइड द कंपनी, जो कंपनी के बाहर से जनरेट हो रहा है और कंपनी के बाहर ही रखा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कंपनी के बाहर से क्या जनरेट हो रहा है, कंपनी के बाहर से मान लो कोई आप कंपनी के ऊपर क्या किया गया, कोई पेनल्टी इंपोज कर दिया गया, तो पेनल्टी का जो एससीएन नोटिस है या डिमांड नोटिस है कंपनी के बाहर से जनरेट हो रहा है और कंपनी के बाहर ही रखा हुआ है, तो ऐसा इंफॉर्मेशन को मोस्ट रिलायबल माना जाता है क्योंकि उसके ऊपर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। मोर रिलायबल विच आर जनरेटेड फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी बट केप्ट इनसाइड द कंपनी। बाहर से जनरेट हो रहा है लेकिन कंपनी के अंदर में रखा हुआ है, बाहर से जनरेट हो रहा है लेकिन कहां पे रखा हुआ है, कंपनी के अंदर में रखा हुआ है। विच आर जनरेटेड आउटसाइड द कंपनी बट इट इज केप्ट इनसाइड द कंपनी। रिलायबल, जनरेटेड फ्रॉम इनसाइड एंड केप्ट आउटसाइड। इनसाइड से कंपनी के अंदर से जनरेट हो रहा है लेकिन बाहर में रखा हुआ है, कंपनी के अंदर से जनरेट हो रहा है और बाहर में रखा हुआ है, ऐसा इंफॉर्मेशन को रिलायबल माना जाता है। मोस्ट रिलायबल क्या रहता है, जो कंपनी के बाहर से जनरेट हो रहा है और कंपनी के बाहर ही रखा हुआ है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन जो कंपनी के बाहर ही रखा हुआ है और कंपनी के बाहर से जनरेट हो रहा है उसको क्या माना जाएगा, मोस्ट रिलायबल। मोर रिलायबल क्या होगा, जो कंपनी के बाहर से जनरेट हो रहा है लेकिन कंपनी के अंदर में रखा है, फिर भी उसको चेंज कर सकता है ना कंपनी, लेकिन कंपनी के बाहर से जनरेट हो रहा है तो इतना चेंज करने का कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। रिलायबल, जनरेटेड फ्रॉम इनसाइड द कंपनी एंड इट इज केप्ट आउटसाइड, कंपनी के अंदर से जनरेट हो रहा है और बाहर में रखा हुआ है। रिलायबल ओनली इफ इंटरनल कंट्रोल एग्जीक्यूट्स व्हिच जनरेट फ्रॉम इनसाइड द कंपनी एंड केप्ट इनसाइड द कंपनी, ठीक है। जैसे फाइनेंशियल सिस्टम, जैसे हम लोग का क्या है फाइनेंशियल डेटा, ठीक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, जैसे हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है, कंपनी बनाता है और कंपनी के अंदर ही रखा रहता है, कंपनी के अंदर ही रखा रहता है। इट इज जनरेटेड इनसाइड द कंपनी एंड केप्ट इनसाइड द कंपनी, तो ये क्या हो गया, रिलायबल ओनली इफ द इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट। इंटरनल कंट्रोल कंपनी का प्रॉपर है तो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर मानेंगे, अगर इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर नहीं है तो ऑब्वियसली सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। क्या ऑडिटर पूरा डेटा चेक करता है, पूरा ट्रांजैक्शन चेक करता है कि सैंपल चेक करता है, सैंपल चेक करता है, ठीक है। ओके, सैंपल का चेकिंग होता है। इट इज एन इन्वेस्टिगेटिंग टूल इन विच लेस देन 100% ऑफ द आइटम्स विद इन द पॉपुलेशन इज सिलेक्टेड टू बी ऑडिटेड, ठीक है। पूरा हम लोग पॉपुलेशन का सिलेक्शन नहीं करते, लेस देन 100 मतलब पूरा सैंपल में से हम लोग कुछ डेटा को चेक करते हैं, लेस देन 100% को चेक करते हैं, इसी को हम लोग ऑडिट सैंपल मानते हैं। ऑडिट सैंपलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम लोग ऑडिट सैंपलिंग करते हैं, ठीक है। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ रिसोर्सेज, ज्यादा आदमी लगाना पड़ेगा, अगर ज्यादा ऑडिट करना होगा तो ज्यादा आदमी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर कम आइटम को ऑडिट करना पड़ेगा, कम नंबर ऑफ चीज का ऑडिट करना पड़ेगा तो कम रिसोर्सेज लगाना पड़ेगा। फ्रॉड हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि सैंपल पूरा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग सैंपल जब भी सिलेक्ट करेंगे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाएंगे, प्रोफेशनल जजमेंट लगाएंगे, और वो सैंपल को जब हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं पूरा पॉपुलेशन का डेटा सिलेक्ट करें, अगर इसमें फ्रॉड है मतलब पूरा पॉपुलेशन में फ्रॉड है, ठीक है।
इट इज एन अ टूल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग, इट इज अ टूल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग। सैंपल को सिलेक्ट करेंगे, सैंपल को अगर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर ले तो पूरा उसको इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, ओपिनियन बहुत इजीली फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग ऑडिटिंग कर रहे हैं, ऑडिट स्टैंडर्ड ही बोला है, सैम्पलिंग ऑडिटिंग, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में ही लिखा हुआ है कि हम लोग सैंपल कर सकते हैं, सैंपल करके ऑडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग, स्टैटिस्टिकल होता है और नॉन स्टैटिस्टिकल होता है। स्टैटिस्टिकल क्या होता है, हियर द ऑडिटर यूजेस स्टैटिस्टिकल मेथड सच एज रैंडम सैम्पलिंग टू सिलेक्ट एन आइटम। यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड में क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग सिलेक्ट किया जाता है। तो रैंडम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हियर द ओपिनियन कैन बी फॉर्म्ड ऑन द एंटायर पॉपुलेशन। अगर सैंपल खराब है तो पूरा पॉपुलेशन खराब है, सैंपल खराब है तो पूरा पॉपुलेशन खराब है। जैसे ब्लड सैंपल निकालते हैं, अगर शुगर निकलता है ब्लड में, तो क्या होता है, वो सैंपल में खाली शुगर है कि पूरा ब्लड में शुगर है, पूरा ब्लड में शुगर है, तो वही वाला बात हो गया, ठीक है। नॉन स्टैटिस्टिकल क्या होता है, यहाँ पे आइटम सिलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटर जजमेंट। ऑडिटर अपने हिसाब से जो उसको खराब लगता है ना, खाली वही वही डेटा निकालता है। उसको लग रहा है कि यार ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, खराब खराब वाले को तुम बाहर निकालेगा तो खराब ही तो खराब है, पूरा पॉपुलेशन थोड़ा ना खराब है, ठीक है। तो उसमें खाली सैंपल खराब होता है, ठीक है, सैंपल खराब होता है। जैसे मान लो अगर उंगली में दर्द है, तुमने उंगली काट दिया तो पूरा हाथ तो ठीक रहेगा ना, तो वही खाली उंगली खराब है, खाली उंगली को ठीक किया गया, ठीक है। हियर द ओपिनियन इज ओनली ऑन द जजमेंट फिल्टर अप्लाइड बाय द ऑडिटर। खाली जो फिल्टर जो तुम अप्लाई किया ना, खाली फिल्टर खराब है, पूरा चीज खराब नहीं है, पूरा पॉपुलेशन खराब नहीं है। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल में क्या होता है, पूरा पॉपुलेशन, सैंपल नॉट ओके, पूरा पॉपुलेशन नॉट ओके, सैंपल नॉट ओके, पॉपुलेशन ऑल्सो नॉट ओके। यहाँ पे सैंपल नॉट ओके डज नॉट इक्वल टू पॉपुलेशन नॉट ओके, क्योंकि यहाँ पे जो सैंपल सिलेक्ट किया गया ऑडिटर का जजमेंट के हिसाब से सिलेक्ट किया हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट बना है, और वहाँ पे कोई जजमेंट नहीं लगा था, ठीक है। यहाँ पे ऑडिटर अपना जजमेंट लगा के फिल्टर विल्टर लगा के सिलेक्ट किया सैंपल, यहाँ पे फिल्टर विल्टर नहीं लगाया गया है, ठीक है। अदर टेस्टिंग मेथड, और कौन सा टेस्टिंग मेथड है, टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव टेस्टिंग। टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल में क्या होता है, टेस्ट ऑफ आईसी क्या होता है, ऑडिटर चेक वेदर देयर एग्जिस्ट अ प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल नॉट, प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये डिटरमाइन होता है टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल से। एंड इट इज वर्किंग एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली और नॉट, ये इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल देखा जाता है, ठीक है। पर्पस क्या होता है, शॉर्टनिंग करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर्स। भाई ऑडिट प्रोसेस पूरा शॉर्टन हो जाएगा, अगर तुमको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि हाँ इंटरनल कंट्रोल ही वर्क इफेक्टिव नहीं करता है तो फ्रॉड होगा ही होगा ना। अगर इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर है तो मेरे को इतना डीप घुसने का दरकार नहीं, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल इज वर्किंग एफिशिएंटली, ठीक है। प्रोवाइडिंग एडिशनल ऑडिट एविडेंस, एडिशनल ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा ना, अगर तुम्हारा ऑडिट एविडेंस एडिशनल क्या है, अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा से नहीं चल रहा है तो एक्स्ट्रा एडिट ऑडिट एविडेंस है ना, कि फ्रॉड होना ही होना है, फ्रॉड होना ही होना है, ठीक है। सब्सटैंटिव टेस्टिंग क्या होता है, इट इज एन ऑडिट टेक्निक डेट चेक फॉर एन एरर और मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये पूरा सब्सटैंटिव चेकिंग होता है, एक एक सिंह इसमें बेसिकली सारा वाउचिंग चेक किया जाता है, वेरिफिकेशन चेक किया जाता है, एनालिटिकल प्रोसीजर चेक किया जाता है टू सपोर्ट द ऑडिट एविडेंस अगेंस्ट द फॉलोइंग एसर्शन। तुम एसर्शन मतलब तुमको लग रहा है कि एग्जिस्टेंस है, ऑकरेंस है कोई ऑडिट फ्रॉड का, तो तुम वाउचिंग करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, सब्सटैंटिव प्रोसीजर अप्लाई करेगा। तुमको लग रहा है कि यार डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन प्रॉपर्ली नहीं हुआ है तो उसके लिए भी किया जाएगा। एक्यूरेसी नहीं है वैल्यूएशन का, कंप्लीट नहीं है कोई भी डेटा, या ऑब्लिगेशन है, तुम्हारा कोई राइट्स है, तुमने अपना ऑब्लिगेशन ड्यूटी परफॉर्म नहीं किया है, तो तुम वाउचिंग वेरिफिकेशन एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर सकते हैं। अगर तुम्हारा ये सारा एसर्शन है, ये सारा सोच है, तो ये सारा सोच को मिटाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सब्सटैंटिव प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आर बेसिकली ऑडिट टेक्निक टू इन ऑर्डर टू चेक एनी एरर और मटेरियल स्टेटमेंट इन कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट such or records of the company. It is basically vouching, verification, analytical review procedures applied to support and audit evidence against following assertion. क्या क्या assertion है, existence or occurrence of any material misstatement, disclosure or presentation in the financial statement or records, accuracy or valuation of the company's records, books of accounts, completeness of any data, obligation or rights or duties of the management. Okay, who does the substantive procedure, external auditor भी करता है, internal auditor भी करता है, ठीक है। टाइप ऑफ इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग क्या है, टाइप ऑफ इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग वो सेम 5 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग मेथड एज डिस्कस्ड अर्लियर। जो 5 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग मेथड है ना, जो हम लोग ने टेस्टिंग मेथड सीखा था, अलग अलग ऑडिट टेस्टिंग का मेथड्स है जो हम लोग ने सीखा था, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, परफॉर्मेंस एंड सीएटी। तो यही 5 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स है, ओके ओके।
रिस्क एसोसिएटेड विद सब्सटैंटिव टेस्टिंग, वहां पे देखो कभी भी क्या होता है, सब्सटैंटिव टेस्टिंग से भी तुमको नहीं पता चलेगा, ठीक है, तुमको हो सकता है कि फ्रॉड डिटेक्ट नहीं हो पाए, तुमने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म किया फिर भी तुमको फ्रॉड नहीं मिलेगा, बिकॉज देयर इज अ डिटेक्शन रिस्क। तुम हो सकता है ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाए, सैंपल में कर रहा है ना टेस्टिंग, तो पूरा पॉपुलेशन में नहीं बोल पाए। कंट्रोल रिस्क, प्रॉपर कंट्रोल नहीं है अगर कंपनी का, इनहेरेंट कंट्रोल रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क है, अगर कोई इनहेरेंट रिस्क है, कंपनी चाहे भी तो लिमिटेशन है, बहुत सारा लिमिटेशन है ऑडिट का, फिर भी नहीं पता चलेगा। डीप में, पूरा डीप में हम लोग क्लास में अंडरस्टैंड किए थे, यहाँ पे इतना डीप नहीं जा रहे हैं, ठीक है, समय का अभाव के कारण। ठीक है, अब ऑडिट ट्रेल पढ़ लेते हैं। व्हाट यू मीन बाय ऑडिट ट्रेल? ऑडिट ट्रेल पढ़ लेते हैं। ऑडिट ट्रेल होता क्या है? ऑडिट ट्रेल इज अ टूल। ठीक है, ऑडिट ट्रेल क्या होता है भैया? ऑडिट ट्रेल क्या होता है भैया? तुमने अगर कोई भी चेंज किया अपना कोई सॉफ्टवेयर में, कोई रिकॉर्ड्स में, जैसे मान लो टैली में कोई जर्नल एंट्री तुम मार रहा है, जर्नल एंट्री मार रहा है, आज तुम डेबिट क्रेडिट कर दिया, बाद में तुम अमाउंट चेंज कर दिया जाके, बाद में क्या किया तुम अमाउंट चेंज कर दिया जाके, तो ट्रेल क्या करेगा? हेल्प करेगा कि कौन आदमी क्या चेंज किया, कब चेंज किया, क्या ऑल्ट्रेशन किया, वो पूरा हेल्प करेगा, वो पूरा ट्रैक करने में। ठीक है, तो ऑडिट ट्रेल इज अ टूल टू ट्रैक या ट्रेस all event right from the transaction entered in the books of account to all changes, deletion, alteration that may took place। एक बार एंटर करने के बाद अगर तुमने कोई चेंज किया है, ऑडिट ट्रेल क्या करेगा? उसको ट्रेस करेगा कि तुमने कब क्या चेंज किया है। ठीक है, तो एमसीए थ्रू नोटिफिकेशन डेटेड 24th of March 2021 have made it compulsory for business to use only those accounting software that uses audit trail from 1st April 2023। तो अगर तुम कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, सैप यूज कर रहा है, टैली यूज कर रहा है, सब में तुम्हारा क्या होना चाहिए? ऑडिट ट्रेल होना चाहिए। और ऑडिट ट्रेल क्या करना पड़ेगा? कभी मान लो तुम्हारे कंपनी में आके अगर कोई कंपनी का, अगर कोई बाहर का आदमी आके या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई आदमी आके चेक करता है, उसको ऑडिट ट्रेल दिखना चाहिए, उसको ऑडिट ट्रेल क्या करना चाहिए? दिखना चाहिए। ठीक है, फॉलोइंग डिटेल्स आर टू बी ट्रेस्ड। चेंजेस इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, क्या चेंज इन्वॉल्व हुआ है, किस टाइम पे ट्रांजेक्शन का क्या चेंज हुआ है, पर्सन हु टुक पार्ट इन द ट्रांजेक्शन, कौन कौन आदमी चेंज किया है, वो लोग का आईडी से चेंज हुआ है, कौन सा आईडी से चेंज हुआ है, ये भी बताना चाहिए। टाइम एट विच द चेंजेस टेक प्लेस, कब चेंज हुआ है ये। ठीक है, एनी डिलीशन और एडिशन टू द ट्रांजेक्शन, कोई डिलीशन हुआ है या एडिशन हुआ है, पर्सन इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशन, अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व है उस मॉडिफिकेशन में, भैया कौन ट्रांजेक्शन एंटर्ड किया और कौन सा पर्सन इन्वॉल्व है, अगर कोई मॉडिफिकेशन हुआ, किस टाइम में चेंज हुआ, कब चेंज हुआ, क्या ट्रांजेक्शन का चेंज हुआ, कोई डिलीशन हुआ, एडिशन हुआ, ये सारा चीज को क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। हु डिड इट, व्हाट ही डिड, व्हेन ही डिड एंड व्हाई ही डिड, पूरा सारा चीज को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इससे देखो करप्शन भी रुकता है। अगर कोई टैक्स का चोरी करना चाहता है, ईयर एंड में कोई चेंजेस कर रहा है खाली जाके, तो वो चेंजेस भी रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यही मतलब था कि भैया ईयर एंड में जाके अगर तुम चेंज करते हो तो ऑडिट ट्रेल से पता चल जाना चाहिए। ठीक है, बेनिफिट क्या होना चाहिए? ऑडिट ट्रेल का बेनिफिट क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होता है। ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ता है ट्रांजैक्शन का, क्योंकि बाद में तुम क्या करेगा, चाहेगा ना कि ज्यादा से कम चेंज कर पाए, तो पहले ही तुम करेक्ट आंसर ट्राई करेगा, करेक्ट मतलब कि करेक्ट एंट्री करेगा करने का। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि ये ट्रेस कर रहा है ना कौन सा आदमी क्या चेंज कर रहा है जाके। रेगुलेटरी कंप्लायंस बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि रेगुलेटरी एंड फुल प्रूफ रहेगा। क्या रहेगा? फुल प्रूफ रहेगा। रेगुलेटरी कंप्लायंस इसलिए है क्योंकि रूल्स भी बोल रहे हैं ना, एमसीए भी तो बोल रहा है कि तुमको ऑडिट ट्रेल वाला सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो तुम्हारा रेगुलेटरी कंप्लायंसेस बढ़ेगा। ओके, एंड फुल प्रूफ रहेगा, जितना भी डेटा रहेगा फुल प्रूफ, कौन चेंज कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है, अगर सब रिकॉर्डेड है, मैनेजमेंट अपना आराम से सो सकता है, भैया हमको तो पता है ना कि कौन क्या चेंज करेगा, हम ढूंढ पाएंगे। ठीक है, अब ऑडिट फाइंडिंग्स क्या होता है? ऑडिट फाइंडिंग्स क्या होता है? इट इज अ रिटन समरी ऑफ ऑल नॉन कंफर्मेंस और नॉन कंप्लायंसेस आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। ऑडिट फाइंडिंग्स क्या होता है? तुमने जितना भी अपना ऑडिट करते वक्त जितना भी तुमने नॉन कंफर्मेंस, मतलब नॉन कंफर्मेंस मतलब कंपनी का इंटरनल कंट्रोल हो गया, पॉलिसीज हो गया, रूल्स हो गया, गाइडलाइंस हो गया, अगर उससे कोई नॉन कंफर्मेंस अगर तुमको मिल रहा है तो उसको क्या करेगा? तुम बताएगा, मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करके बताएगा। इट इज सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट टू लीड ऑडिटर। एक रिपोर्ट बना के लीड ऑडिटर को देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? लीड ऑडिटर को। जूनियर ऑडिटर किसको देगा? लीड ऑडिटर। ठीक है, बाय द कंसल्टेंट ऑडिटर। कंसल्टेंट ऑडिटर क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा। कंसल्टेंट ऑडिटर किसको देगा? लीड ऑडिटर को। कंसल्टेंट ऑडिटर किसको देगा? लीड ऑडिटर को देगा। तो कंसल्टेंट ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा और देगा किसको? लीड ऑडिटर को। लीड ऑडिटर आफ्टर रिव्यूइंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द रिपोर्ट शैल सबमिट इट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। कंसर्न डिपार्टमेंट को दे देगा। लीड ऑडिटर किसको देगा? कंसर्न डिपार्टमेंट को। तो कंसल्टेंट ऑडिटर किसको देगा? लीड ऑडिटर को। और लीड ऑडिटर किसको दे देगा? डिपार्टमेंट हेड को। ओके, डिपार्टमेंट हेड विल साइन द रिपोर्ट एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चेंजेस रिक्वायर्ड। रिपोर्ट को क्या करेगा? साइन कर देगा डिपार्टमेंट। मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द ऑडिट रिपोर्ट शैल डिटरमाइन द प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है,
to improve and correct the non-conformance identified. The auditor shall review the action taken by the management. Review करेगा एक्शन को, तो ठीक है, कंसल्टेंट ऑडिटर क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा नॉन कन्फर्मेंस को और भेज देगा लीड ऑडिटर को. लीड ऑडिटर क्या करेगा, एग्जामिन करेगा और एक रिव्यू करेगा, रिव्यू रिपोर्ट देगा. रिपोर्ट किसको देगा, और इंटरनल कंसर्न डिपार्टमेंट को दे देगा. डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिपार्टमेंट मैनेजमेंट क्या करेगा, डिपार्टमेंट हेड क्या करेगा, उसको साइन करेगा. साइन करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं चेंजेस करूंगा. फिर मैनेजमेंट क्या करेगा, और रिपोर्ट के बेसिस में प्लान ऑफ एक्शन को डिटरमाइन करेगा और इंप्रूव करेगा उस नॉन कन्फर्मेंस को जो आइडेंटिफाई किया गया था रिपोर्ट में. और ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा मैनेजमेंट से क्या सही में उन लोग ने इंप्रूव किया है कि नहीं किया है. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे पूरा आप लोग का चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है. चैप्टर नंबर 10 हम लोग जबरदस्त तरीके से कर लिए. नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 11 करेंगे कि ऑलरेडी और बहुत सारा टाइम हो गया है. ठीक है, थोड़ा रिवीजन को अपने क्रिस्प रखते हैं तो इजी रहता है. ठीक है, रिवाइज करने में. तो यहाँ पे हम लोग का 4 चैप्टर धुआंधार चैप्टर रिवीजन हो गया है. अब उसके बाद हम लोग अलग चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 11, जो कि ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है. ठीक है, ओके, डन. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास. और जरूर जरूर से यार सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए. ओके, थैंक यू वेरी मच. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक. दिस इज सीएसीएस दीपक अग्रवाल. मैं हूं आपका मेंटर फॉर CMADD. जैसे कि आपको पता है जबरदस्त वाला रिवीजन चल रहा है और हम लोग ने जबरदस्त तरीके से रिवीजन कर लिया बहुत सारे चैप्टर्स का. तो आज हम लोग एक नया तड़कता भड़कता एकदम जबरदस्त वाला चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए, ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन. दैट इज चैप्टर नंबर 11. जी हाँ, चैप्टर नंबर 11 जो बताता है ऑडिट प्रोसेस के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, वर्किंग पेपर्स के बारे में, ये बताता है. ठीक है, कुछ कुछ हम लोग ने चैप्टर 10 में भी जब रिवीजन कर रहा था हम लोग ने कर लिया था. इस चैप्टर का पार्ट्स कुछ हम लोग अभी करेंगे. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 एंड 11 साथ में ही पढ़ा जाता है. रिवीजन हम लोग अलग अलग कर रहे हैं लेकिन हम लोग साथ में पढ़े थे दोनों चैप्टर्स. ओके, चलो चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं. ऑडिट मस्ट बी परफॉर्म टू ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidence. Audit must be performed to obtain sufficient and appropriate audit evidence. सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट क्या होता है भैया, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट क्या होता है. सफिशिएंट मतलब क्वालिटी को, सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी. सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ रिस्क ऑफ इंटरनल कंट्रोल. देखो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होना चाहिए. ऑडिट एविडेंस क्या होना चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट. तो सफिशिएंट होना चाहिए और एप्रोप्रिएट होना चाहिए. सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल. भैया अगर रिस्क ज्यादा है तो ज्यादा एविडेंसेस इकट्ठा करने का कोशिश करेंगे ना, ज्यादा एविडेंसेस इकट्ठा करने का कोशिश करेंगे. इंटरनल कंट्रोल अगर प्रॉपर नहीं है तो हम लोग ज्यादा एविडेंस इकट्ठा करने के लिए कोशिश करेंगे ना. और उसके बाद एप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, दैट इज रिलायबिलिटी एंड रेलेवेंस. कुछ भी ऑडिट एविडेंस मान लेंगे, पुचका वाला कुछ भी बोलेगा कंपनी के बारे में, मान लोगे क्या, नहीं ना, पुचका वाला के बोलने से नहीं मानोगे. कंपनी के अंदर का आदमी लोग से इंटरनल एविडेंसेस इकट्ठा करेंगे, एम्प्लॉइज लोग से बात करेंगे, क्वेश्चनर्स, इंटरव्यू, इंक्वायरी. हम लोग ने पढ़ा था ना कैसे ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठा किया जाता है. तो वही रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, मोस्ट रिलायबल कौन कौन सा ऑडिट एविडेंस है, मोस्ट रिलायबल, मोर रिलायबल एंड लेस रिलायबल. ये सब ऑडिट एविडेंस था ना. ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी एंड केप्ट आउटसाइड द कंपनी, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी केप्ट इनसाइड द कंपनी, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इनसाइड द कंपनी एंड केप्ट आउटसाइड द कंपनी, ओरिजिनेटिंग इनसाइड एंड केप्ट इनसाइड. ये सब अलग अलग तरीके का ऑडिट एविडेंसेस था ना. तो क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस के ऊपर भी डिपेंड होता है रिलायबिलिटी एंड रेलिवेंस. रेलिवेंस क्या ऑडिट एविडेंस का सोर्स कहाँ से, ये भी देखा जाता है. तो दोनों चीजें होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए. ठीक है, टू इनेबल द ऑडिटर टू हैव रीजनेबल assurance of forming an opinion and issuing a report. तो जिसके कारण on the basis of sufficiency and appropriateness of audit evidence, ऑडिटर क्या करेगा, एक रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाएगा उसको और जिसके कारण वो एक अपना ओपिनियन दे सकता है और रिपोर्ट दे सकता है. ठीक है, अगर उसको रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए तो उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस चाहिए होगा ऑडिट करने के लिए. ओके, अब देखिए प्रोसेस क्या है ऑडिट का. देयर आर 3 प्रोसेसेस ऑफ ऑडिट, 3 स्टेजेस. 3 तो स्टेज है प्रोसेस में, 3 तो स्टेज है, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड रिपोर्टिंग. प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड रिपोर्टिंग. प्लानिंग स्टेज में क्या होता है, प्लानिंग स्टेज में क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और अंडरस्टैंड किया जाता है कंपनी को. एक ही चीज को बार बार कर रहे हैं, पिछला क्लास में भी हम लोग ने पढ़ा था. प्लानिंग स्टेज में क्या होता है, आइडेंटिफाई करना और अंडरस्टैंड करना. आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट एंड द स्कोप ऑफ ऑडिट. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिट का, क्यों ऑडिट कराया जा रहा है, स्कोप क्या है, क्या क्या चीज देखना है. एंड डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी, क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं, मटेरियलिटी को डिटरमाइन करने के लिए. ठीक है, रिस्क को एसेस करने के लिए. एंड मेक एन ऑडिट प्लान, ऑडिट प्लान को बनाने के लिए प्लानिंग स्टेज में ऑडिट प्लान बनाया जाता है. ठीक है, फिर उसके बाद ऑडिट का शेड्यूल बनाया जाता है, ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है, वही रूटीन ऑफ ऑडिट, कौन कब क्या ऑडिट करेगा. ठीक है, समझ में आया.
तो ऑडिट प्लानिंग, प्लानिंग हो गया फर्स्ट स्टेज। प्लानिंग में क्या होता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कंपनी को, स्कोप को आइडेंटिफाई किया जाता है, मटेरियलिटी को डिटरमाइन किया जाता है, स्कोप से आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सा एप्लीकेबल लॉ है वो देखेंगे, कहाँ कितना रिस्क है वो डिटरमाइन करेंगे, मेक एन ऑडिट प्लान, ऑडिट प्लान बनाया जाएगा, ऑडिट ऑडिट का शेड्यूल बनाया जाएगा, फिर एग्जीक्यूट किया जाएगा। प्लानिंग हो गया, प्लानिंग के बाद आता है एग्जीक्यूटिंग वाला स्टेज। एग्जीक्यूटिंग में क्या किया जाएगा, सैंपल ऑफ इंटरनल कंट्रोल किया जाएगा ना, टेस्ट ऑफ सैंपल देखा जाएगा, फिर टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल किया जाएगा, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स किया जाएगा, सैंपलिंग किया जाएगा ट्रांजैक्शन का, सब्सटैंटिव टेस्टिंग होगा ट्रांजैक्शन का, रिव्यू होगा वर्किंग पेपर का, डिस्कशन होगा मैनेजमेंट के संग ड्राफ्ट रिपोर्ट का, ड्राफ्ट रिपोर्ट का क्या होगा, डिस्कशन होगा। ओके, एंड रिपोर्टिंग में क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग में होगा इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट रिजल्ट, जो हम लोग ने रिजल्ट किया, एविडेंसेस के बेसिस पे हम लोग ने ओपिनियन जो अपना फॉर्म किया है उस ओपिनियन को क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, इवैल्यूएशन करने के बाद हम लोग कंक्लूजन ड्राइव करेंगे कि भैया ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं, फिर उसके बाद ओपिनियन फॉर्म करेंगे, उसके बाद प्रिपेयर करेंगे ऑडिट रिपोर्ट, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। देखो क्या जबरदस्त तरीके से, देखिए क्या समराइज नोट्स बनाया। ओके ओके, elements of an audit plan, steps involved in audit process या फिर method of audit, all the answers will be same। elements of an audit plan, steps involved in the audit process या फिर method of audit। ठीक है, मेथड सबसे पहले देखो क्या करना पड़ता है, अंडरस्टैंड द ऑडिटी एंड इट्स ऑपरेशन। ये तीनों का मिक्सचर हो गया ना, तीनों का देखो तीनों का मिक्सचर हो गया, प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग एंड रिपोर्टिंग का मिक्सचर हो गया। ठीक है, मेथड क्या होता है, अंडरस्टैंड द ऑडिटी एंड इट्स ऑपरेशन, उसका अंडरस्टैंड करो ऑडिटी को और उसका ऑपरेशन को अंडरस्टैंड करो। अंडरस्टैंड द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द ऑडिटी, लीगल फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करो, कौन कौन सा एप्लीकेबल लॉ है ये अंडरस्टैंड करो। इंटरनल कंट्रोल का ओवरव्यू को निकालो, रिस्क असेसमेंट करो, कितना रिस्क है कितना रिस्क नहीं है ये असेसमेंट करो, अपना अप्रोच डिसाइड करो कि कौन सा तुम ऑडिट का अप्रोच लेगा, सैंपलिंग करेगा, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगाएगा, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स लगाएगा, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन करेगा, कैसे करेगा। ठीक है, क्वेश्चनर करेगा, इंक्वायरी करेगा, क्या करेगा, ये पूरा अप्रोच क्या रहेगा तुम्हारा, ये देखो। ठीक है, आइडेंटिफाई दी ऑडिट एविडेंसेस, ऑडिट एविडेंस को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए, तो एविडेंसेस को आइडेंटिफाई करो, एविडेंस को वर्किंग पेपर में इंक्लूड करो। फिर डिजाइन करना पड़ेगा ऑडिट का प्रोसीजर्स को, कि तुम टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेगा या सब्सटैंटिव प्रोसीजर, सब्सटैंटिव टेस्टिंग करेगा, इंटरनल कंट्रोल को हम लोग को डिजाइन करना, ऑडिट प्रोसीजर्स को हम लोग को डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसका डिजाइन करने के बाद हम लोग को ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा एज पर ऑडिट प्रोग्राम, एज पर ऑडिट प्लान। ठीक है, डिराइव करना पड़ेगा कंक्लूजन बेस्ड ऑन दी एविडेंसेस, जो तुमने एविडेंसेस ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके जो एविडेंस इकट्ठा किया है, ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके, सब्सटैंटिव टेस्टिंग करके, ठीक है, सैम्पलिंग किया, चाहे तुमने जजमेंट जो अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से जजमेंट जो लिया उसके बेसिस पे क्या करो, ओपिनियन ड्राफ्ट करो, ओपिनियन ड्राफ्ट करो। ओके डन। तो ये तुम्हारा तीनों, ये सब क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग दी ऑडिट प्लान, एलिमेंट्स ऑफ एन ऑडिट प्लान या फिर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ऑडिट प्रोसेस या मेथड ऑफ ऑडिट। ठीक है, अंडरस्टैंड दी ऑडिट एंड इट्स ऑपरेशन, अंडरस्टैंड द लीगल फ्रेमवर्क, ओवरव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट, ऑडिट अप्रोच, आइडेंटिफाई द ऑडिट एविडेंसेस, डिजाइन द ऑडिट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव टेस्टिंग, ओके, परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स, derive conclusion based on evidence and forming an opinion। Okay, done or not? अब आ जाओ ऑडिट प्लानिंग में। व्हाट डू मीन बाय ऑडिट प्लान, ऑडिट प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस एंड एक्टिविटीज दैट विल बी कैरिड आउट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑडिट। ऑडिट का क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्या करोगे, तुम एक्टिविटीज को नोट डाउन करोगे, प्रोसेस को नोट डाउन करोगे, जो तुम ऑडिट के समय जो जो चीज करोगे ना उसको पहले से ही प्लान कर लोगे, उसको क्या करोगे, पहले से ही प्लान करो, जिससे कि तुम्हारा क्वालिटी ऑफ ऑडिट बहुत जबरदस्त हो जाए। ऑडिटर शैल मेक एन ऑडिट प्लान बेस्ड ऑन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट में जो स्कोप ऑफ वर्क दिया हुआ है उसके बेसिस पे ही तुमको प्लान बनाना पड़ेगा। पर्पस क्या होता है ऑडिट प्लान का, पर्पस क्या होता है, व्हाट आर द पर्पस, टू डेवलप ऑडिट प्रोसेस टुगेदर क्या, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। SAAE क्या होता है, साई क्या होता है भैया, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को गैदर करने के लिए, टू गैदर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को गैदर करने के लिए हम लोग को ऑडिट प्रोसेस को डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, कि हम लोग को कहाँ से कैसा कैसा एविडेंसेस चाहिए, रिलायबल, एक्यूरेट, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल वीक है कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, उसके बेसिस पे हम लोग को सफिशिएंसी डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना ऑडिट एविडेंस चाहिए। ठीक है, टू कैरी आउट द ऑडिट इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली लगे, ऐसे नहीं कि यार कुछ भी बस चला गया ऑफिस में ऑडिटी का और कुछ भी कर रहा है, बुक पलट रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई प्लानिंग नहीं है, प्लान के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, ऑडिट प्लान इज टू बी डॉक्यूमेंटेड एंड केप्ट इन द वर्किंग पेपर, वर्किंग पेपर का पार्ट होता है ऑडिट प्लान। ठीक है, ऑडिट प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन ऑडिटीज ऑपरेशन, ऑडिटी का ऑपरेशन के हिसाब से तुमको प्लान बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि यार कॉमन टू ऑल है, स्टैंडर्ड ऑडिट प्लान, ऐसे नहीं चलेगा। ऑडिटी का, हर एक ऑडिटी का अलग अलग ऑडिट प्लान होता है, तो तुमको ऑडिट प्लान प्रोसेस देख के बनाना पड़ेगा। ठीक है, टू डिटरमाइन द मटेरियलिटी ऑफ द ऑडिट, मटेरियलिटी ऑफ द ऑडिट मतलब ऑडिट का कितना दरकार है, ऑडिट का दरकार है कि नहीं है, मटेरियलिटी कितना जरूरी है ऑडिट। ठीक है,
ओके। ऑडिट प्लान कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑडिट एरियाज, कौन कौन सा एरिया को ऑडिट करना है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सीकिंग प्रीवियस ऑडिटर्स फाइंडिंग, प्रीवियस ऑडिटर फाइंडिंग को मैनेजमेंट से या प्रीवियस एडिटर से ऑडिटर से हम लोग को मंगवाना पड़ेगा। डिटरमाइन एरियाज दैट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन वाला एरिया को हम लोग को डिटरमाइन करना पड़ेगा। रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा और मटेरियलिटी डिसाइड करना पड़ेगा, वेदर कितना मटेरियल है। अगर रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, भैया अगर ये लॉ को फॉलो नहीं किया तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इसको बोलते हैं मटेरियलिटी। ठीक है, रिस्क है और रिस्क कितना मटेरियल है, रिस्क कितना मटेरियल है, हाई है कि लो रिस्क है, ये देखना पड़ेगा। फिर टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ेगा, ऑडिट टेक्निक्स जो हम लोग ने पिछला क्लास में पढ़ा था, ऑडिट टेक्निक्स। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम लोग को टीम मेंबर्स को एलोकेट करना पड़ेगा ना, वर्क एलोकेट करना पड़ेगा स्टाफ लोग को। ठीक है, एंड प्रिपरेशन ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम के हिसाब से आप अपना ऑडिट करोगे। तो ऑडिट प्लान में क्या क्या चीज रहेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑडिट एरियाज, कहाँ का ऑडिट करना है, प्रीवियस ऑडिटर का फाइंडिंग्स को भी देखना पड़ेगा, स्पेशल अटेंशन वाला एरिया को भी देखना पड़ेगा, रिस्क असेसमेंट एंड मटेरियलिटी को देखना पड़ेगा, टेक्निक्स क्या क्या लगेगा ऑडिट का, एलोकेशन करना पड़ेगा रिसोर्सेज का, और ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब एसेंशियल्स क्या है, क्यों ऑडिट प्लान बनाते हैं। ठीक है, ensuring the quality of audit, quality of audit उससे बढ़ जाता है। ठीक है, that is audit is carried out more effectively and efficiently। ठीक है, audit plan should be documented, documented रहना चाहिए audit plan, सबसे मेन जरूरी है। क्लबिंग ऑफ इंटर रिलेटेड स्टेप, तुम इंटर रिलेटेड स्टेप को क्लब भी कर सकता है। ठीक है, हो सकता है तुम स्टॉक को देखेगा, स्टॉक ऑडिट करने के लिए भी देखेगा, और कोई तुमको स्टॉक में घपला लग रहा है उसके लिए भी तुम ऑडिट स्टॉक को देखेगा, तो दोनों चीज को एक संग क्लब कर सकता है। ठीक है, शुड बी रिव्यूड बाय एन एक्सपीरियंस ऑडिटर। ठीक है, शुड बी रिव्यूड बाय एन एक्सपीरियंस ऑडिटर मतलब ऑडिट प्लान को रिव्यू करवाना पड़ेगा एक्सपीरियंस ऑडिटर से। ठीक है, finalizing the type of audit, that is the method of audit which differs from one auditee to the another। ठीक है, फाइनलाइजेशन करना पड़ेगा हम लोग को, कैसा ऑडिट हम लोग कैरी ऑन करेंगे वो डिफर होता है। एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑडिट जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का बहुत टाइम लगेगा। अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग हिसाब से ऑडिट होता है, तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, टाइप ऑफ ऑडिट को फाइनलाइज करना पड़ेगा। ऑडिट प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल, चेंज होना चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हम लोग को स्टॉक ऑडिट को और ज्यादा दिन करना पड़ेगा, 4-5 दिन और करना पड़ेगा, वहां पे घपला होने का ज्यादा चांस लग रहा है, तो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन देना पड़ेगा स्टाफ को। ठीक है, ट्रेनिंग एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा कि देखो हम लोग ऑडिट ऐसे करेंगे, एज पर प्रोग्राम करेंगे, और बाद में हम लोग ऑडिट प्लान को चेंज भी कर सकते हैं, तो ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ऑडिट कैसे कैरी ऑन करना है, स्टाफ प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए। ओके, रीचिंग कंक्लूजन टू फॉर्म एन ओपिनियन एंड इशू ऑडिट रिपोर्ट बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस। ठीक है, तो ऑडिट प्लान देखो किस लिए बनता है, ऑडिट प्लान किस लिए बनता है, इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ ऑडिट। ऑडिट प्लान शुड बी डॉक्यूमेंटेड, डॉक्यूमेंट करने के लिए भैया वर्किंग पेपर में ऑडिट प्लान बनाना जरूरी है, वर्किंग पेपर का एक पार्ट होता है ऑडिट प्लान, तो ऑडिट प्लान तो तुमको बनाना ही पड़ेगा। क्लब करने के लिए इंटर रिलेटेड, बार बार तुम एक चीज को नहीं देखे, अगर ऑडिट प्लान पहले से ही बना हुआ है तो तुमको ये पता है ना कि ये चीज को हमको 2 बार देखना है, तो तुम एक संग देख सकता है। ठीक है, एंड शुड बी रिव्यूड बाय एन एक्सपीरियंस ऑडिटर, एक्सपीरियंस ऑडिटर एक बार ऑडिट प्लान को देख लेगा तो तुमको पता चल जाएगा हाँ ठीक है हम अपना काम ढंग से कर रहा है। फाइनलाइज करने के लिए कौन सा स्टेप, कौन सा ऑडिट करना है, वो भी ऑडिट प्लान काम में आएगा। ठीक है, और ऑडिट प्लान फ्लेक्सिबल होता है, क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन भी प्रॉपर तरीके से स्टाफ को मिल जाता है। ऑडिट प्लान में हम लोग प्रोग्राम भी इंक्लूड करते हैं ना, तो स्टाफ को प्रॉपर कम्युनिकेशन भी मिल जाता है। ठीक है, कंक्लूजन ड्राइव करने के लिए और ऑडिट रिपोर्ट देने के लिए भी ऑडिट प्लान काम आता है। ठीक है, अब ऑडिट प्लान अगर डेवलप करना है तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ एन ऑडिट प्लान। इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑडिट की, क्या हम लोग ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है, ऑडिट फील्ड दैट इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड एप्लीकेबल टू, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल, कौन कौन सा फील्ड ऑफ ऑडिट है। जैसे मान लो अगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स खाली देखेंगे तो खाली इनडायरेक्ट टैक्स होगा, जीएसटी वीएसटी होगा। अगर जीएसटी और आईडीटी, जीएसटी और डीटी दोनों देख रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स भी देख रहे हैं, तो जीएसटी और डीटी दोनों होगा, डीटी एंड आईडीटी दोनों होगा। तो फील्ड ऑफ ऑडिट क्या है ये भी देखा जाएगा। ठीक है, स्टैट ऑडिट है, कॉन्करेंट ऑडिट है, कौन सा टाइप ऑफ ऑडिट है। ठीक है, ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप डिपेंडिंग अपॉन द ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट मतलब स्कोप ऑफ ऑडिट, तुम लोग दोनों के बीच में एंगेजमेंट हुआ, ऑडिटी और ऑडिटर के बीच में एंगेजमेंट हुआ, एंगेजमेंट टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में सारा चीज लिखा रहता है कि तुम्हारा क्या स्कोप रहेगा। ठीक है, ओके, तो उसके बेसिस पे ही ऑडिट प्लान बनता है। ओके, ऑडिट का कवरेज दैट इज पीरियड और लोकेशन फॉर ऑडिट। ठीक है, क्या कवरेज रहेगा ऑडिट का, क्या क्या चीज कवर होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियलिटी, ठीक है, कौन सा चीज ज्यादा मटेरियल है, भैया स्टॉक को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि स्टॉक में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियलिटी। रिस्क को असेसमेंट करना पड़ेगा कि हाई रिस्क है कि लो रिस्क है, अगर तुम फॉलो नहीं किया रिस्क हाई है कि लो है। अप्रोच क्या रहेगा तुम्हारा, तुम टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेगा कि सब्सटैंटिव टेस्टिंग करेगा, ये दोनों चीज देखना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज द ऑडिट बाय एलोकेशन ऑफ वर्क टू स्टाफ एंड मेक ऑडिट प्रोग्राम, लास्ट में तो ये रहेगा कि ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग ऑडिट का, ऑडिट फील्ड को बताएंगे कौन सा फील्ड है ऑडिट का, ऑडिट ऑब्जेक्टिव बताएंगे एज पर द ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट का क्या कवरेज रहेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियलिटी, मटेरियल है कि नहीं है, फिर उसके रिस्क असेसमेंट भी हम लोग को रिस्क असेसमेंट करेंगे। ओके, और अप्रोच क्या रहेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेगा कि सब्सटैंटिव टेस्टिंग करेगा, फिर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ऑडिट की वर्क को एलोकेट करके स्टाफ लोग को, और ऑडिट प्रोग्राम को बनाना पड़ेगा। ठीक है,
Auditor should plan the audit with professional skepticism to gather sufficient and appropriate audit evidence during the course of audit to exercise professional judgment to form an opinion. तो पूरा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड प्रोफेशनल जजमेंट दोनों देखना पड़ेगा. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म दिखाना पड़ेगा, क्वेश्चनेबल माइंड दिखाना पड़ेगा जब तुम क्या कर रहा है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा कर रहा है. और उसके बाद तुमको प्रोफेशनल जजमेंट बताना पड़ेगा, अपना एक्सपीरियंस से जो तुम्हारे को नॉलेज आया है वो नॉलेज के बेसिस में तुमको ओपिनियन ड्राफ्ट करना पड़ेगा. ओके अब देखिए CSAS2 आ जाए, कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन. ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन कब से आया? 1 अप्रैल 2021 से. तो CSAS2 डील्स विथ the responsibility of auditor with respect to audit process in conducting the audit and maintaining the proper audit documentation. तो बोल रहा है कि भैया CSAS किसके बारे में बताता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिटर का? ऑडिट प्रोसेस से जो हम लोग ऑडिट करेंगे उसका प्रोसेस अच्छा से होना चाहिए और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए. क्या होना चाहिए? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव ऑफ CSAS2 क्या है? टू कंडक्ट दी ऑडिट एज पर द स्पेसिफाइड प्रोसेस. ऑडिट कैसे कंडक्ट करना चाहिए? जो प्रोसेस जो हम लोग ने बताया ना, अभी इतना प्रोसेस पढ़ा, वो प्रोसेस के हिसाब से ऑडिट होना चाहिए. और डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड टू फ्रॉम द बेसिस ऑफ एन ऑडिट एविडेंस एंड एविडेंस दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड एज पर स्टैंडर्ड. तो डॉक्यूमेंटेशन दो चीज बताएगा, एक तो तुम्हारा ऑडिट एविडेंस, तुम्हारा जो एविडेंसेस है वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है जिसके बेसिस में तुम अपना रिपोर्ट ड्राफ्ट करेगा, और एविडेंस दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड एज पर द स्टैंडर्ड. और डॉक्यूमेंटेशन देख के किसी को भी ये पता रहेगा कि भैया तुम्हारा जो ऑडिट है वो प्लान प्रॉपर से हुआ है और परफॉर्म भी प्रॉपरली हुआ है एज पर द स्टैंडर्ड, एज पर CSAS2. ठीक है, मतलब CSAS2 क्या बोलता है कि ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ऑडिट का प्रोसेस अच्छा से रखे और ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छा रखे. तो भैया प्रोसेस तो अच्छा रखेगा ही क्योंकि उसको ऑडिट एज पर स्पेसिफाइड प्रोसेस करना है, और डॉक्यूमेंटेशन से ये डॉक्यूमेंट देख के पता लगना जाना चाहिए कि तुम्हारा प्रोसेस अच्छा था. सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड होना चाहिए नॉट टू फॉर्म एन ऑडिट रिपोर्ट. और एविडेंसेस ये रहना चाहिए, एविडेंस रहना चाहिए कि भैया ऑडिट को तुम प्रॉपर्ली प्लान किया और प्रॉपर्ली परफॉर्म किया है. ओके रिस्क असेसमेंट के बारे में भी बताता है ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड. ये क्या बोलता है भैया? रिस्क क्या होता है? सबसे पहले रिस्क क्या होता है? रिस्क कोई भी रिस्क को मतलब इट्स अ थ्रेट और अ पॉसिबिलिटी दैट एन एक्शन और इवेंट विल एडवर्सली और बेनिफिशियली अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन. बोल रहा है कि रिस्क क्या होता है भैया? कोई भी चीज, कोई भी ऐसा एक्शन कितना पॉसिबिलिटी है उसका या फिर क्या थ्रेट है उसका कि वो इफेक्ट करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन को, वो इफेक्ट करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन को और एडवर्सली इफेक्ट करेगा भैया उसका इफेक्ट इतना डेंजर होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, थ्रेट और पॉसिबिलिटी दैट एन एक्शन और एन इवेंट विल एडवर्सली या फिर बेनिफिशियली इफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट भी दे सकता है या ऑर्गेनाइजेशन को एडवर्सली इफेक्ट भी कर सकता है. ठीक है, बेनिफिशियली इफेक्ट भी कर सकता है या फिर एडवर्सली इफेक्ट भी कर सकता है, दोनों चीज. बेनिफिशियली इफेक्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा उस एक्शन से या उस इवेंट से. एडवर्सली इफेक्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा. ठीक है, तो दोनों चीज का पॉसिबिलिटी को रिस्क बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रिस्क बोलते हैं. अब रिस्क का असेसमेंट क्या होता है? अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द पोटेंशियल रिस्क. और ये ऑडिटर का काम है. क्या है? ऑडिटर का ड्यूटी है कि भैया पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करो और रिस्क को एसेस करो. एक प्रोसेस होता है जिससे तुम इवैल्यूएट करता है क्या पोटेंशियल रिस्क है, क्या थ्रेट है, क्या पॉसिबिलिटी है कि एक इवेंट और एक्शन का बेनिफिशियल या एडवर्स इफेक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. ओके रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाता है? कंसीडरिंग द फॉलोइंग एस्पेक्ट. ये सारा एस्पेक्ट को देख के हम लोग को रिस्क असेसमेंट करना पड़ता है. कैसे करते हैं? इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एनवायरनमेंट. इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट को देख के करते हैं. किस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है भैया, कौन सा इंडस्ट्री है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, कॉम्पिटिटर्स लोग क्या क्या है, कॉम्पिटिटर्स लोग का क्या प्राइस है प्रोडक्ट का, कॉम्पिटिटर्स लोग का क्या प्रोसेस है, क्या ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है, ये पूरा देखना. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखना और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को देखना. कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को तो क्या इंडस्ट्री है, क्या एनवायरनमेंट है, ये देखेंगे. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखेंगे. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब वही हायरार्की, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, मैनेजमेंट के नीचे सबऑर्डिनेट के नीचे सब सबऑर्डिनेट, ऐसे करके देखेंगे. ठीक है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्लायंस ज्यादा कंप्लायंसेस होगा तो ज्यादा रिस्क होने का चांसेस है ना. ऑडिटर शुड इवैल्यूएट हाई रिस्क एरियाज. अब ऑडिटर को हाई रिस्क एरियाज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ठीक है, हाई रिस्क एरिया आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. इंटरनल कंट्रोल और उसका प्रोसेस से रिलेटेड, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, चेंजेस और एट्रीब्यूशन इन द कंप्लायंस टीम. तो ये सब एरियाज को ध्यान में रखेगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखेगा. अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या प्रोसेस में हाई रिस्क एरियाज है उसको आइडेंटिफाई करेगा. ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं उसको चेक को देखेगा. फिर उसके उस चीज को चेक करेगा. और उसके बाद कंप्लायंस टीम में अगर कोई चेंज हो रहा है या फिर कंप्लायंस टीम में से अगर किसी को हटाया जा रहा है वो भी हाई रिस्क एरियाज हो जाता है. ट्रांसपेरेंसी है नहीं, मतलब प्रॉपर चीज को छुपाया जा रहा है, तो उसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. इंटरनल कंट्रोल
कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेस में कोई लैगिंग है, या फिर ट्रांसपेरेंसी में कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांजेक्शंस आर नॉट ट्रांसपेरेंट, या फिर चेंजेस या एट्रिशन हो रहा है कंप्लायंस टीम में से अगर आदमी लोग को हटाया जा रहा है, टॉप मैनेजमेंट कंप्लायंस टीम में से आदमी लोग को हटा रहा है, दैट मीन्स रिस्की है, दैट मीन्स रिस्की। वो चाहता है कि भैया कंप्लायंस टीम अगर हट जाएगा तो ज़्यादा चेकिंग होगा नहीं, हम लोग कुछ भी घपला कर सकते हैं, करप्शन कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं, ठीक है। The risk assessment can be made considering the risk assessed by the management or expert, reviewing policies and procedures, having discussion or meeting with the key executives of the auditee. बोलता है रिस्क असेसमेंट कैसे किया जा सकता है। रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट लोग से बात करके कि मैनेजमेंट के हिसाब से क्या रिस्की एरियाज है। मैनेजमेंट से पूछो, भैया मैनेजमेंट को लग रहा है कि यार हाँ मेरा कैश में प्रॉब्लम है, कैश का जो आदमी है ना वो बहुत डेंजर है, वो चुरा सकता है पैसा, तो वो हमारे लिए हाई रिस्की हो जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट को भी वो रिस्की एरिया लग रहा है। मैनेजमेंट का पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को हम लोग रिव्यू कर सकते हैं, मैनेजमेंट क्या चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा पॉलिसीज बना रहा है तो उसको देख सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं मैनेजमेंट के संग, की एग्जीक्यूटिव्स के संग डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑडिट रिस्क क्या है, देखो ये तो कंपनी का रिस्क समझ गए ना। ऑडिट रिस्क क्या है, ऑडिट रिस्क इज अ रिस्क दैट द ऑडिटर में इशू अ रिपोर्ट व्हिच इज रॉन्ग एज देयर में बी सम अनडिटेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब ऑडिटर ने ट्रू एंड फेयर व्यू दे दिया, ऑडिटर बोला यार कोई भी गड़बड़ी नहीं, एकदम ठीक है, लेकिन जैसे कि हम लोग ने ऑडिट टेक्निक एंड प्रोसेस में पढ़ रखा है ना, ऑडिट टेक्निक में क्या पढ़ रखा है भैया, ऑडिट टेक्निक में हम लोग पढ़ के आए ना, देयर इज एन इनहेरेंट रिस्क। हो सकता है ना ऑडिटर एक सैंपल चेक कर रहा है, पूरा पॉपुलेशन देखने के बदले सैंपल देख रहा है, ऑडिट सैंपल एकदम ठीक है, अब ये ऑडिट सैंपल के बेसिस में उसने ट्रू एंड फेयर व्यू बोल दिया। अब हो सकता है कुछ एरियाज उसका नहीं डिटेक्ट हुआ, तो ये क्या ऑडिट रिस्क है, उसने गलत रिपोर्ट दे दिया, ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ऑडिट रिस्क इज अ रिस्क दैट द ऑडिटर मे इशू अ रिपोर्ट गिविंग अ true and fair view which gives a wrong, which is a wrong as there may be some undetected material misstatement। कुछ ऐसा चीज है जो उसका छूट गया, देख नहीं पाया वो, क्योंकि काम इतना बड़ा ऑडिट था, सारा चीज तो नहीं देख सकता ना ऑडिट, तो ये इनहेरेंट लिमिटेशंस है, दिस इज अ लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट, ठीक है। There are three element or types or components of a ऑडिट रिस्क। सबसे पहला आ जाता है इनहेरेंट रिस्क, ठीक है। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, मींस ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन टू अ मिसस्टेटमेंट दैट कैन बी मटेरियल आइदर इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर मिसस्टेटमेंट एज्यूमिंग दैट दे डिड नॉट एग्जिस्ट there did not exist related internal control। पूरा susceptibility of a class of transaction to a misstatement, मतलब susceptible है वो class of transaction है to a misstatement that can be material either individually or in combination with other misstatement। बोला भैया एक ऐसा inherent risk, मतलब ऐसा रिस्क होता है, ऐसा रिस्क होता है जो तुम चेक नहीं कर पा रहा है, जो तुम चेक नहीं कर पा रहा है, आइदर इंडिविजुअली वो मिसस्टेटमेंट है या फिर कॉम्बिनेशन बहुत सारा ट्रांजैक्शन के संग वो मिसस्टेटेड है, हम लोग का प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल नहीं है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट द रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल, रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और ऑडिटर से भी वो मिस हो गया, ऑडिटर से भी वो मिस हो गया। मींस ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है जो कि क्या सस्पिशियस है क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन टू अ मिसस्टेटमेंट, हो सकता है मिसस्टेटमेंट इसमें हो गया हो और हम लोग को दिखाई नहीं दिया, दैट कैन बी मटेरियल आइदर इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर मिसस्टेटमेंट, ठीक है। एज्यूमिंग दैट देयर डिड नॉट एग्जिस्ट रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल, देयर इज नॉट एग्जिस्ट रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। कुछ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है ना, ऐसे ही आपका उसमें इनहेरेंट रिस्क रहता है, जैसे कैश तो कोई भी निकाल सकता है ना, तो कैश एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है जो मिसस्टेटमेंट उसमें होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, डेट कैन बी मटेरियल आइदर इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन। हो सकता है देखो सेल्स कैश का, अगर हम लोग सेल्स के संग जाएंगे, अगर कैश सेल्स हो रहा है तो उसमें रिस्क का चांस ज्यादा हो जाता है ना, हो सकता है तुम कम अमाउंट में सेल्स दिखा दे लेकिन ज्यादा, और उसको तुम पकड़ भी नहीं सकता, ऐसा क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन होता है जहां पे चोरी पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कैश सेल्स हो रहा है, कंपनी में क्या हो रहा है, कैश सेल्स हो रहा है, कैश का सेल्स फाड़ा जा रहा है, पता आपका एम्प्लॉय है वही सेल्स कर रहा है और कैश में सेल्स कर रहा है, तो तुम कैसे डिटरमाइन करेगा, किससे बात करेगा, कैश सेल्स में तो तुम क्लाइंट का भी नाम नहीं लिख रखा है, तो उसमें क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि वहां पे इंटरनल कंट्रोल रहे चाहे नहीं रहे उससे कोई प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल रिस्क मींस इंटरनल कंट्रोल दैट एग्जिस्ट माइट हैव फेल्ड टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट मिसस्टेटमेंट दैट कैन बी मटेरियल आइदर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट। बोल रहा है कि जो कंपनी ने इंटरनल कंट्रोल बनाया है ना, वो इंटरनल कंट्रोल वीक है, इंटरनल कंट्रोल ही पकड़ नहीं पाया, फेल टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल हैज फेल्ड टू डिटेक्ट एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, आइदर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, ओके। डिटेक्शन रिस्क मींस द ऑडिटर्स सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स माइट नॉट बी सफिशिएंट टू डिटेक्ट अ मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर ने जो सफिशिएंट प्रोसीजर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगाया वो डिटेक्ट नहीं कर पाया, दैट कुड बी मटेरियल आइदर इंडिविजुअली और इन अदर विद अदर मिसस्टेटमेंट, ठीक है। तो बोला इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, इनहेरेंट रिस्क मतलब एक पर्टिकुलर ससेप्टिबिलिटी है, नेचर है कोई क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन टू अ मिसस्टेटमेंट दैट कैन आइदर बी मटेरियल आइदर इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन प्रोवाइडेड दैट डिड नॉट एग्जिस्ट द
related internal control. Control is क्या होता है? Internal control is weak. Internal control exists, but it might not have failed to prevent, detect or correct material misstatement. तब उसमें internal control को strong करना पड़ता है, ठीक है. और डिटेक्शन रिस्क क्या? ऑडिटर ने अपना सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाया, टेस्ट ऑफ रिजल्ट्स लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन ऑडिटर ने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर नहीं कर पाया, जिसके कारण हम लोग मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाए. तो डिटेक्शन रिस्क होता है. भैया ऑडिटर भी कोई भगवान थोड़ी ना है ना यार, उसके पास भी रिस्क होता है, इनहेरेंट रिस्क है. Auditor risk can be reduced to an acceptably low level but cannot be zero due to inherent limitations of audit. These are inherent limitations. ये तीन तो limitations है audit का. Auditor risk को तुम audit risk को reduce कर सकता है, लेकिन उसको कभी भी zero नहीं कर सकता है, ठीक है. अब देखो पार्ट नंबर 3 सेम CSAS2 में कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑडिटी. ऑडिटी का इन्फॉर्मेशन तुम कैसे कलेक्ट करेगा? क्या क्या कलेक्ट करेगा? नॉलेज ऑफ द ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन लेंगे, नॉलेज ऑफ ऑपरेशंस लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज लेंगे, सेक्टर कौन सा सेक्टर में है वो, साइज ऑफ द बिजनेस के बारे में पता करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है ये देखेंगे, क्या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है वो देखेंगे, कौन कौन सा लॉ एप्लीकेबल है वो देखेंगे, रेगुलेशन एंड परमिशन, क्या क्या चीज का रेगुलेशन एंड परमिशन लिया है, कोई कोर्ट का ऑर्डर है क्या, कोई मीडिया का रिपोर्ट है क्या, ये सारा चीज हम लोग को देखना पड़ेगा. जिससे क्या होगा, हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलेगा, नॉलेज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा. ये सारा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है ऑडिट के लिए. नॉलेज ऑफ द ऑडिटीज ऑर्गेनाइजेशन, नॉलेज ऑफ द ऑडिटीज ऑपरेशन, सेक्टर क्या है, साइज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, लॉ कौन कौन सा एप्लीकेबल है, रेगुलेटरी एंड परमिशन कुछ लिया हुआ है क्या वो देखना पड़ेगा, कोर्ट का कोई ऑर्डर है, रेगुलेटरी ऑर्डर्स है क्या, मीडिया में कोई रिपोर्ट है क्या, ये सारा चीज हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है. अब ऑडिटी क्या करेगा? अपना ऑडिट क्या करेगा? ऑडिटर क्या करेगा? एक ऑडिट चेकलिस्ट बनाएगा. द ऑडिटर शैल यूज अ सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट चेकलिस्ट फॉर कैरिंग द ऑडिट एंड वेरीफाई द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? एक चेकलिस्ट बना के रखना पड़ेगा. एक चेकलिस्ट एक चेक बॉक्स की तरह रहेगा, एक मास्टर चेकलिस्ट रहेगा, जिसके हिसाब से ऑडिटर क्या करेगा? अपना ऑडिट करेगा. इट इज यूजफुल टू एंश्योर दैट नो कंप्लायंस पॉइंट इज मिस्ड और ओमिटेड व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट. ठीक है, तो ऑडिट क्या होता है? ऑडिट चेकलिस्ट इसलिए जरूरी होता है कि हम लोग कोई भी पॉइंट्स को मिस नहीं कर पाए. अगर मान लो हम लोग को इनडायरेक्ट टैक्स देखना है तो उसका सारा पॉइंट लिखा रहेगा कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चीज हम लोग को देखना है, जीएसटी देखना है, कस्टम्स देखना है, सब कुछ देखना है. कस्टम्स में भी क्या देखना है कि क्या इंपोर्ट बिल आ रहा है, बिल ऑफ लैंडिंग देखना है, ये सब शिपिंग बिल्स देखना है, ये सारा चीज उसमें लिखा हुआ रहेगा. ओके. बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट चेकलिस्ट. ऑडिट चेकलिस्ट का क्या बेनिफिट है? इट प्रमोट्स ऑडिट प्लानिंग. हाँ, तुम पहले से चेकलिस्ट बना के रखेगा तो तुम्हारा प्लान होगा ना प्रॉपर्ली, कंसिस्टेंट होगा. ऑडिट क्या होगा? कंसिस्टेंटली तुम प्रॉपर्ली कर पाएगा ऑडिट, सिस्टमैटिकली ऑडिट कर पाएगा. क्या कर पाएगा? सिस्टमैटिकली कर पाएगा. इट सर्व्स एज अ मेमोरी एड. अगर कुछ छूट गया तुम दिमाग में अगर लिख के, तुम दिमाग में सोच के अगर आया है, कुछ लिस्ट नहीं बना के रखा है तो तुम भूल भी सकता है ना, तो मेमोरी एड के लिए काम करता है. टाइमली कंप्लीशन हो पाएगा, चेकलिस्ट में फटाफट से टिक कर पाएगा. तुमको पता रहेगा इतना सारा चीज अभी करना है, फटाफट टिक कर पाएगा तो फटाफट से तुम्हारा ऑडिट कंप्लीट होगा. फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी काम में आएगा. क्या होगा? फ्यूचर रेफरेंस के लिए. अगर कोई दूसरा क्लाइंट को ऑडिट करेगा जो सेम सेक्टर में है तो तुमको इजीली फ्यूचर रेफरेंसिंग के लिए भी काम में आएगा ना. क्वालिटी ऑफ ऑडिट तुम्हारा इंप्रूव होगा. क्या होगा? क्वालिटी ऑफ ऑडिट इंप्रूव होगा. सर्व्स एज अ रिकॉर्ड की भी काम में आएगा. रिकॉर्ड की तरह लिखा रहेगा ना कि हम लोग ने ये सारा ऑडिट किया है, तो वर्किंग पेपर में भी काम में आएगा. ठीक है. कैन बी हैंडेड ओवर टू द क्लाइंट बिफोर. ठीक है, क्लाइंट कैन बी हैंडेड ओवर टू द क्लाइंट बिफोर. क्लाइंट को तुम पहले से ही दे सकता है. क्लाइंट को क्या कर सकता है? तुम पहले से ही दे देगा चेकलिस्ट, तो अपना डॉक्यूमेंट सारा रेडी करके रखेगा, जिससे कि तुम्हारा टाइम कम लगेगा. ठीक है. ऑडिटिंग स्टाफ लोग अगर चेकलिस्ट को देख के ऑडिट करेगा तो कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेगा. ठीक है. द चेकलिस्ट शुड बी रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम. रिव्यू करना पड़ेगा टाइम टू टाइम. ये नहीं कि भैया सालों साल से एक ही चेकलिस्ट चल रहा है. तो क्लाइंट का ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन भी चेंज होगा, बुक्स एंड रिकॉर्ड्स भी चेंज होगा. तो हो सकता है तुम्हारा पहले कैश में प्रॉब्लम था, कैश को तुम लोग ऑडिट कर करके ठीक कर दिया, अब कुछ और में प्रॉब्लम आ गया, स्टॉक में प्रॉब्लम आ गया, तो चेंज करना पड़ेगा. ठीक है. अब आ जाइए डॉक्यूमेंटेशन. The auditor shall document all the audit evidence obtained during the course of audit in working paper. वर्किंग पेपर में सारा डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, इंक्लूडिंग प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड रिपोर्टिंग. सारा चीज को हम लोग को वर्किंग पेपर का पार्ट बनाना पड़ता है. ठीक है. अब इंपॉर्टेंस क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का? हम लोग ने पिछला क्लास में भी पढ़ा है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में. वर्किंग पेपर का इंपॉर्टेंस के बारे में वापस से पढ़ लेते हैं. कंफर्म एंड सपोर्ट ऑडिटर्स ओपिनियन एंड रिपोर्ट. जो अगर वर्किंग पेपर है, वर्किंग पेपर तो ऑडिट वर्किंग पेपर के हिसाब से ही तो ऑडिटर ने रिपोर्ट बनाया ना. तो तुम्हारा जो रिपोर्ट है, तुम्हारा जो ओपिनियन है, उसको क्या करता है? कंफर्म करता है कि हाँ, ऑडिट वर्किंग पेपर से देख के भैया मेरा ऑडिट ऐसे किया था, एविडेंसेस ये इकट्ठा किया, एविडेंसेस के बेसिस में हम लोग ने ओपिनियन फॉर्म किया. सारा चीज का वर्किंग पेपर है. ओके. इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट. ऑब्वियसली इंक्रीज होगा ना एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. तुम्हारा प्रॉपर प्लानिंग होगा, प्रॉपर प्रोग्राम बनेगा, प्रॉपर चेकलिस्ट बनेगा और सबका डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, तो तुम्हारा एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बढ़ेगा. एक एक क्लाइंट का, हर क्लाइंट का तुम वर्किंग पेपर बनाएगा, तुम कंसल्ट भी कर सकता है, क्रॉस रेफर भी कर सकता है, बहुत ईजी होगा ना. हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट तुम आराम से देख के बना सकता है. ये नहीं कि बार बार तुमको दिमाग को अरे यार उसका स्टॉक में ये प्रॉब्लम था. अगर वर्किंग पेपर बना हुआ है, पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, तो तुम रिपोर्ट आराम से बना पाएगा. सर्व एज एन एविडेंस दैट द ऑडिटर हैज कंप्लाइड विद CSAS. ठीक है,
कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोलता है कि भैया तुमको ऑडिट का प्रॉपर टेक्निक यूज करना पड़ेगा, प्रोसेस ठीक होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ऑडिट एंगेजमेंट होना चाहिए, तो सारा चीज फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऐसे फॉर्म करना चाहिए। सेक्रेटरी ऑडिट का भी अगला CSAS 4 है, तो तुम्हारे को सारा चीज एज पर CSAS हो रहा है कि नहीं पता चल जाएगा अगर तुम्हारा वर्किंग पेपर बना हुआ है, ठीक है। हेल्प्स इन प्लानिंग एंड सुपरविजन, प्लानिंग एंड सुपरविजन में हेल्प करता है, स्टाफ को प्रॉपर रिसोर्सेज तुम एलोकेट कर पाएगा। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तुम्हारा खुद का भी डेवलपमेंट होगा ना, तुम वर्किंग पेपर बनाएगा तो तुम वर्किंग पेपर को स्टडी भी करेगा, तो तुम दूसरा क्लाइंट को अप्रोच करने से पहले तुम्हारा नॉलेज भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज कर सकता है, क्रॉस रेफरेंस के लिए, डेलीगेशन कर सकता है तुम वर्क ऑडिटिंग स्टाफ को, अगर प्रॉपर वर्किंग पेपर है तो इजिली रिलाई कर सकता है तुम ऑडिट रिपोर्ट में। यूजर कैन इजिली रिलाई, अगर यूजर क्या कर रहा है, देख रहा है कि हाँ तुम वर्किंग पेपर बनाया है उसके बाद रिपोर्ट बनाया है, तो यूजर तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट को जेन्युइन मांगेगा कि इसका क्या मतलब है, तुम ऑडिट किया है, प्रॉपर्ली ऑडिट कंडक्ट किया है, तुम पूरा प्रोसीजर्स लगाया ऑडिट का, प्रोग्राम किया है, शेड्यूल बनाया है, तब ऑडिट किया है, प्लानिंग हुआ है, क्योंकि तुम्हारा वर्किंग पेपर में सारा चीज दिख रहा है, ठीक है। ऑडिट वाज कंडक्टेड एंड रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड आफ्टर कंसीडरिंग एप्लीकेबल लॉ, तुम एप्लीकेबल लॉ करके रिपोर्ट बनाया है तो तुम्हारा रिपोर्ट बहुत जेन्युइन है, ओके डन। एज पर पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज अ नॉन प्रॉफिट कोऑपरेशन स्टैब्लिश्ड टू ओवरसी ऑडिट ऑफ अ पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड विथ यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। तो बोला यूएस का एक अकाउंटिंग बोर्ड है जिसको बोला जाता है पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड ये एक नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो ओवरसी करता है पब्लिक कंपनी जो कि यूएस में रजिस्टर्ड है, और ये कि यूएस में रजिस्टर्ड है। ये लोग का ऑडिट कैसे होना चाहिए एक बोर्ड बताया है, ठीक है, एस्टैब्लिश किया है, वो ओवरसी करता है कैसे होगा, ठीक है। तो वो लोग बोलता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शुड बी इन सफिशिएंट डिटेल्स, इन सफिशिएंटली डिटेल होना चाहिए, अप्रोप्रिएटली ऑर्गेनाइज होना चाहिए, मे बी इन इलेक्ट्रॉनिक एंड पेपर फॉर्म, तुम इलेक्ट्रॉनिकली भी रख सकता है, पेपर फॉर्म में भी रख सकता है, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज मतलब प्रॉपर पेज नंबरिंग होना चाहिए, पूरा डिटेल होना चाहिए, सफिशिएंट डिटेल होना चाहिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्लीट एंड एक्यूरेट होना चाहिए, क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए, पढ़ने लिखने के बाद ये नहीं कि उसको तुम काटा कुटी कर दिया, ठीक है। ईज ऑफ रेफरेंस, बहुत इजीली तुम रेफर कर सकते हैं, पेज नंबरिंग रहेगा, इंडेक्स रहेगा तो तुम इजीली तुम उसको रेफर भी कर पाएगा। रेलिवेंट होना चाहिए, नहीं कि इररेलिवेंट है, कुछ भी चीज लिखा, पुचका वाला का हिसाब लिखा हुआ है उसमें, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। ईजी टू रिव्यू, तुम रिव्यू भी कर सकते हैं उसको प्रॉपर, क्योंकि वर्किंग पेपर को भी रिव्यू करना पड़ता है, उसका रिपोर्ट भी उसमें लगाना पड़ता है, ठीक है। कंप्लीट ऑडिट ट्रेल ऑफ एनालिसिस, और कंप्लीट ऑडिट ट्रेल होना चाहिए, अगर उसमें कौन क्या चेंज किया है, वर्किंग पेपर में कुछ चेंज किया है तो उसका भी पूरा एनालिसिस होना चाहिए, टाइमलाइन होना चाहिए, कौन कब क्या चेंज किया है, ठीक है। टाइप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एक है स्टैटिक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एक है करंट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। स्टैटिक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग परमानेंट ऑडिट फाइल बोले और करंट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को करंट ऑडिट फाइल बोले, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्किंग पेपर का जो नोट्स है उसको रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। बेनिफिट क्या है रिकॉर्ड कीपिंग का इन रिटेंशन का, व्हाट आर द बेनिफिट्स या फिर एसेंशियल ऑफ गुड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एसेंशियल्स क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है। टू कंप्लाई विथ लीगल ड्यूटीज एंड रिक्वायरमेंट, तुमको CSAS 2 में बोला हुआ है ना कि तुमको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, तो तुम लीगल ड्यूटीज को कंप्लाई कर रहा है। एक प्रोफेशनल का ड्यूटी है कि भैया उसको वर्किंग पेपर बना के रखना पड़ेगा, तो तुम वर्किंग पेपर बना रहे बिकॉज इट इज योर लीगल ड्यूटी, ठीक है। टू अवॉइड लाइबिलिटी इन लीगल सिचुएशन, अगर मान लो कोई तुम्हारे पे केस कर देता है कोई शेयर होल्डर की तुमने ऑडिट कंडक्ट नहीं किया प्रॉपर्ली, तो तुम वर्किंग पेपर दिखा पाएगा ना, तो इट अवॉइड्स लाइबिलिटी इन लीगल सिचुएशन, तुम्हारे ऊपर बात नहीं आएगा, तुमने ऑडिट पक्का से डिटेक्ट किया, तुमने ऑडिट किया है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया है, उसका ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो किया, ऑडिट प्रोग्राम बनाया, ऑडिट प्लान किया है, एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली किया, प्रोसीजर्स अच्छा से फॉलो किया है, तो तुमने हो सकता है कुछ डिटेक्शन रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क के कारण तुमने कोई फ्रॉड नहीं डिटेक्ट कर पाया, ठीक है। टू सपोर्ट और अपोज पोजीशन इन अ लिटिगेशन, ठीक है, तो लिटिगेशन में तुम अपोज कर सकता है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट टाइम एंड एक्सपेंसेस, टाइम प्रोटेक्ट होगा ना, तुम्हारा ऑडिट अगर प्रॉपर्ली बना हुआ है, चेकलिस्ट प्रॉपर्ली मेंटेन है, तो तुम्हारा टाइम बचेगा ना, ठीक है। टू इनेबल इजी डिस्कवरी ऑफ इन्फॉर्मेशन तुम्हारा इजीली, कोई दूसरा बाद में अगर तुमको दोबारा से इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वाला तो तुम वर्किंग पेपर से निकाल सकता है। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लीकेज से तुम्हारा इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट रहेगा, क्योंकि वर्किंग पेपर तुमको प्रॉपर्ली जगह सिक्योर करके रखना पड़ता है ना, ऑडिटर को अपना कस्टडी में रख के रखना पड़ता है, ठीक है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शुड बी कोलेटेड विद इन 45 डेज फ्रॉम साइनिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। तो तुमको ऑडिट डॉक्यूमेंट कितना दिन में बना देना चाहिए, 45 डेज, जिस दिन तुमने ऑडिट रिपोर्ट बनाया उसके 45 डेज के अंदर अंदर में तुमको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी रेडी कर लेना चाहिए, ठीक है, मतलब उसको अपने पास रख लो, ठीक है। मस्ट बी मेंटेन एंड रिटेन इन फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉर 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जिस दिन तुमने ऑडिट रिपोर्ट साइन किया उसके 8 साल तक तुमको ऑडिट रिपोर्ट को क्या करना पड़ता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को रिटेन करके रखना पड़ता है, ओके।
कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस सेम एज ऑडिट टेक्निक्स, हम लोग ने ऑडिट टेक्निक्स पिछला क्लास में पढ़ लिया है, ठीक है। थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, और CSAS2 बोलता है थर्ड पार्टी कंफर्मेशन भी हम लोग ऑडिट ऑब्टेन कर सकते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग अ रिप्लाई फ्रॉम द थर्ड पार्टी विद रिगार्ड्स टू सम एविडेंस, ठीक है। तो तुम सम एविडेंस जैसे लोन कंफर्मेशन लेगा किसी से, तो ये थर्ड पार्टी कंफर्मेशन है। इंक्वायरी करता है, तुम इन्वॉल्व इंक्वायरी करता है जिसके कारण तुम रिप्लाई मांगता है थर्ड पार्टी से एविडेंसेस इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। The auditee does not impact as any role in the and or has any role in the same, इसमें थर्ड पार्टी कंफर्मेशन में ऑडिटी का कोई भी रोल नहीं होता है। इट इज अ डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स इन पेपर फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फ्रॉम अ थर्ड पार्टी टू एनी इंक्वायरी बाय एन ऑडिटर। ऑडिटर क्या करेगा, लेटर लिख के देगा, उसको लेटर का वो लोग जवाब देगा, ठीक है। लव लेटर नहीं होता है, लेटर होता है। लेटर वो लोग लिख के देगा और वो लोग उसका क्या करेगा, रिप्लाई करेगा या फिर ईमेल करेगा, ईमेल का रिप्लाई आएगा, ओके। बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस द ऑडिटर मे और मे नॉट ऑब्टेन थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, ऑडिटर अपने हिसाब से ये थर्ड पार्टी कंफर्मेशन मंगा सकता है, ओके। अब ऑडिट एविडेंस जो गैदर किया ना उसको एनालाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। तो एनालिसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या बोलता है, एनालिसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस, गैदर करो एविडेंस को, उसको क्या करो, गैदर करो एविडेंसेस को, एविडेंस शुड बी गैदर्ड, ठीक है। अलग अलग ऑडिट टेक्निक से हम लोग क्या करेंगे, एविडेंसेस को गैदर करेंगे, ठीक है। फिर इवैल्यूएट द एविडेंस वेदर इट इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, रीअसेस द रिस्क एंड गैदर फर्दर एविडेंस। सबसे पहले क्या करो, बेस्ड ऑन योर एसर्शन एविडेंसेस को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गैदर करना पड़ेगा। उस एविडेंसेस को क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा वेदर इट इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एंड रीअसेस द रिस्क एंड गैदर फर्दर एविडेंस। फर्दर एविडेंस हम लोग को गैदर करना पड़ेगा, ओके ओके, डन डन। तो यहां पे देखिए हम लोग का ऑडिट टेक्निक एंड डॉक्यूमेंटेशन वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहां पे हम लोग का ऑडिट टेक्निक एंड डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट। अब उसके बाद हम लोग फॉर्मिंग एंड ओपिनियन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, ओके। एंड प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए अगर आप लोग को ये क्रिस्प एंड शॉर्ट रिविजन एकदम अच्छा लग रहा है तो।